अध्याय 1431 अशुभ क्षेत्र। एक दिन बाद वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र के अलावा अन्य सभी तारकीय क्षेत्र उन दुनियाओं से पीछे हट गए थे जो कभी स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से संबंधित थे। वे न केवल पीछे हट गए थे, बल्कि उन्होंने स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के समक्ष समर्पण करने की इच्छा व्यक्त करने के लिए अपनी सेना भी भेज दी थी। यांग यी और झूंग वेइरन को इस बात से थोड़ी हैरानी हुई। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि ये तारकीय क्षेत्र इस तरह से आत्मसमर्पण कर देंगे। क्या मेरे शब्द इतने प्रभावशाली हैं? दरअसल उन तारकीय क्षेत्रों के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि भले ही स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र उनके साथ परेशानी की तलाश न करें, अन्य तारकीय क्षेत्र ऐसा करेंगे, क्योंकि उनकी वर्तमान ताकत एक सितारा तारकीय क्षेत्र की तुलना में भी नहीं हो सकती थी। यह कहा जा सकता है कि वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र के अलावा अन्य तारकीय क्षेत्रों में से प्रत्येक जिसने स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र पर हमले में भाग लिया था, उसके पास केवल एक देवता बचा था। उन्होंने स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के समक्ष आत्मसमर्पण करने का कारण यह चुना कि किसी अन्य तारकीय क्षेत्र ने उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार करने का साहस नहीं किया। आखिरकार हर कोई जानता था कि उन्होंने स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र को नाराज किया है। इसलिए अगर वे उन तारकीय क्षेत्रों को स्वीकार करते हैं, तो यह उन तारकीय क्षेत्रों और स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के बीच दुश्मनी लेने के बराबर होगा। ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? किसी और बात का उल्लेख न करते हुए केवल यांग यी ही 3 सितारा तारकीय क्षेत्र को रोक सकता है। जरा इसके बारे में सोचो। अगर उसने तारकीय क्षेत्र में तारकीय तलवार आरेख को सक्रिय किया, शायद इसकी शक्ति तारकीय क्षेत्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन यह एक मध्यम दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यांग ये के पास 3 अत्यंत शक्तिशाली जानवर थे। इसलिए कोई भी इतने कम लाभ के लिए क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को अपमानित नहीं करेगा। इस प्रकार यदि वे तारकीय क्षेत्र जीवित रहना चाहते थे, तो उनके पास स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे पहले उन्होंने जवाब नहीं दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि यांग ये के साथ कुछ हो सकता है। आखिरकार यांग ये की वर्तमान साधना के आधार पर वह निश्चित रूप से तारकीय तलवार आरेख जैसे स्वर्ग को चुनौती देने वाले खजाने को सक्रिय करने में असमर्थ होगा। इसलिए वे अभी भी उम्मीद की एक किरण पकड़े हुए थे। हालांकि जब ये लियून ने उन्हें यांग ये का संदेश दिया, तो उनके दिलों में आशा का वह टुकड़ा नष्ट हो गया। यांग ये अभी भी जीवित था। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने झिझकना बंद कर दिया। वारगोड हॉल। यहाँ केवल 3 लोग थे, यांग ये, झूंग वेइरन और ये लियून। जिन तारकीय क्षेत्रों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, उनमें कुल 370 से अधिक छोटे विश्व और 6 देवता हैं। जहां तक अर्ध देवताओं की बात है, तो कुल 100 से अधिक हैं। ये लियून ने धीरे से कहा, यदि हम उन सभी को अपने में समाहित कर लें, तो हमारे स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र की ताकत 3 सितारा तारकीय क्षेत्रों में शीर्ष 5 में होगी। यांग ये ने उसकी ओर देखा और पूछा, केवल शीर्ष 5? ये लियून ने उसकी ओर आंखें घुमाई, और क्या? पहला। यांग ये शर्मिंदगी से मुस्कुराए, मुझे लगता है कि हमें 4 सितारा तारकीय क्षेत्र के बराबर होना चाहिए। ये लियून ने अपना सिर हिलाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इन निचले आयामों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं, बड़ी दुनिया के नीचे की सभी दुनियाएं निचले आयाम मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निचले आयाम कितने विशाल हैं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मुझसे मत पूछो, बस मुझे बताओ। उन्होंने बताया, निचले आयाम बहुत विशाल हैं। इसका आकार आपकी कल्पना से परे है। एक बार एक देवता ने 10 साल का समय व्यतीत कर दिया, फिर भी वह निचले आयामों के छोर का पता लगाने में असमर्थ था। अंत में किसी ने निचले आयामों को क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। हम पूर्वी क्षेत्र में हैं। उत्तरी क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक 3 सितारा तारकीय क्षेत्र हैं, लेकिन केवल एक 4 सितारा तारकीय क्षेत्र है। वह 4 सितारा तारकीय क्षेत्र हमसे बहुत दूर है। भले ही तारकीय टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग किया जाए, लेकिन वहां पहुंचने में लगभग 3 दिन लगेंगे। यांग ये को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने हमेशा सोचा था कि निचले आयाम बहुत छोटे हैं, लेकिन यह पता चला कि यह छोटा नहीं था, और वह बस एक कुएं के नीचे से आकाश की ओर देख रहा था। वास्तव में एक और क्षेत्र है। इस बीच झूंग वेइरन अचानक बोला, अशुभ क्षेत्र। यांग ये और ये लियून ने उसकी ओर देखा, अशुभ क्षेत्र? झूंग वेइरन ने थोड़ा सिर हिलाया, यह काफी रहस्यमय है और तुलनात्मक रूप से खतरनाक भी। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। वास्तव में यह बहुत कम लोगों की संख्या है। यांग ये हैरान था, अशुभ क्षेत्र? उन्होंने बताया, इसकी उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता। हम बस इतना जानते हैं कि यह बेहद खतरनाक है और अनगिनत देवता यहाँ मर चुके हैं। हालांकि कई विशेषज्ञ अभी भी वहां जाते हैं, क्योंकि वहां बहुत से सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों का इंतजार है। सौभाग्यपूर्ण मुलाकात? ये लियून ने पूछा, वहां बहुत सारे खजाने हैं।
जून वेइरन ने थोड़ा सिर हिलाया। स्वर्गीय दानव भगवान की विरासत और मेरे पिता की विरासत वहां से प्राप्त हुई थी। हाँ, वे दो दिव्य दानव भेड़िए भी वहीं से हैं। यांग ये ने पूछा, आपने अचानक उस क्षेत्र का उल्लेख क्यों किया? जून वेइरन थोड़ी देर चुप रही, और फिर उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप वहां जाएंगे। यांग ये हैरान था, क्यों? जून वेइरन ने गंभीरता से कहा, वहां एक जंगल है, अंधकार का जंगल। उस जंगल की गहराई में एक झरना है, जीवन का झरना। जीवन की उस झरने के भीतर बहती है, और यह जीवनकाल बढ़ा सकती है। इससे जीवनकाल बढ़ सकता है। यांग ये स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ। इस समय उसे सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस हो रही थी? जीवनकाल। आदिकालीन शिवालय के कब्जे में होने के बावजूद 3 महीने के भीतर अर्ध देवता क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल था। इसलिए उसे अपना जीवनकाल बढ़ाना पड़ा और साधना के लिए अधिक समय प्राप्त करना पड़ा। ये लियुन ने पूछा, क्या यह बहुत खतरनाक नहीं है? जून वेइरन ने यांग ये को देखा और कहा, अपनी ताकत और उन तीनों के साथ आप इस दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि आप अशुभ क्षेत्र में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते। दिव्य दानव भगवान की ताकत के साथ भी, और यहां तक कि जब उसके पास उन दो दिव्य दानव भेड़ियों और उस दिव्य दानव की सहायता थी, तब भी वह अशुभ क्षेत्र में गहराई तक जाने या लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। यांग ये मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं अपने दुश्मनों को कम नहीं आंकूंगा। अतीत में कई लोगों ने उसे कम आंका था, और उसकी तलवार ने उन्हें मृतकों की आत्माओं में बदल दिया था। इसलिए वह अब किसी को कम नहीं आंकेगा। जून वेइरन ने थोड़ा सिर हिलाया, अगर यह आपकी उम्र की वजह से नहीं होता, तो मैं आपको अशुभ क्षेत्र के बारे में नहीं बताता। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि एक बार जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, और वहां की स्थिति की तुलना वहां की बाहरी दुनिया से नहीं की जा सकती। यांग यी का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था क्योंकि वह कह रही थी कि वह मुसीबत पैदा करने में बहुत अच्छा है। जैसे कि वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। जून वेइरन ने धीरे से कहा, मुझे डर नहीं है कि तुम परेशानी खड़ी करोगे। मुझे डर है कि दूसरे लोग तुम्हें भड़काएंगे। तुम बहुत ही अडिग हो और कोई भी नुकसान सहने से इनकार करते हो। इसलिए अगर दूसरे तुम्हें अपमानित करते हैं तो तुम पीछे नहीं हटते, और यही कारण है कि परेशानी पैदा होना आसान है। यांग ये जोर से हंसा, यह मेरी गलती है। बेशक यह तुम्हारी गलती नहीं है। जून वेइरन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, तुम्हारा चरित्र ही वह कारण है जिसकी वजह से तुम तलवार दाव में ऐसी उपलब्धियां हासिल कर पाए हो। एक तलवार साधक के पास धार होनी चाहिए और वह निडर होना चाहिए, और तुम्हारा चरित्र ऐसा ही है। इसलिए तुम्हारा तलवार दाव तेजी से सुधरता है। क्योंकि तुम किसी से नहीं डरते और कोई समस्या नहीं। चाहे तुम्हारा दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो या उसका समर्थन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम फिर भी अपनी तलवार खींचने की हिम्मत रखते हो। सीधे शब्दों में कहें तो तुम अपनी तलवार को कभी दबाते नहीं हो, और तुम निश्चित रूप से इसे तब खींचते हो जब इसे खींचना चाहिए। कई तलवार साधक ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसा कि जून वेइरन ने कहा था, तलवार दाव में यांग ये की उपलब्धियों में इतनी तेजी से सुधार का मुख्य कारण यह था कि उसने कभी अपनी तलवार को दबाया नहीं था। तलवार के साधक मन और हृदय की साधना पर जोर देते थे। अगर किसी की इच्छाएं बिना किसी बाधा के रहें, तो तलवार दाव फलता फूलता रहेगा। यांग यी की इच्छाएं हमेशा से ही बेकाबू रही हैं, क्योंकि उसने कभी उन्हें दबाया नहीं था। जब उसे चाहिए था, उसने अपनी तलवार खींच ली थी। यही कारण था कि उसकी तलवार दाव बेजोड़ गति से बढ़ी। जहां तक उसकी हत्या की मंशा के बढ़ने का सवाल है, दरअसल वध की मंशा का विकास बहुत सरल था। इसे हत्या करके हासिल किया जाता था। यदि किसी साधारण व्यक्ति को कुछ लाख लोगों को मारने की अनुमति दी जाए, तो शायद एक साधारण व्यक्ति भी वध की मंशा को समझ सकता है। इस बीच ये लियुन ने अचानक पूछा, आप अशुभ क्षेत्र की यात्रा कब करेंगे? यांग ये थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, और फिर उसने कहा, मुझे अभी भी 2 काम करने हैं। काम पूरा होने के बाद मैं वहां जाऊंगा। ये लियुन ने कहा, उनमें से एक वाइल्डलैंड्स टेल क्षेत्र है। दूसरे के बारे में क्या? अन्य तारकीय क्षेत्र जो उन दुनियाओं पर कब्जा कर चुके थे जो कभी स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से संबंधित थे, उन्हें वापस कर दिया था, और उन्होंने स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। हालांकि वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र से कोई जवाब नहीं आया था, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से इससे निपटना पड़ा। यांग ये ने जवाब दिया, मैं किसी का एहसानमंद हूं। मुझे कम से कम थोड़ा तो चुकाना ही होगा। ये लियुन ने पूछा, अजूर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप? यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, लियुन, ज्यादा चालाक मत बनो। अगर तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। आखिरकार वह उसके पेट में एक कीड़े की तरह लग रही थी जो सब कुछ जानती थी। ये लियुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इससे निपटना होगा, अन्यथा आप बहुत कृतघ्न होंगे। यांग ये ने सिर हिलाया। नांगोंग किन ने उसकी बहुत मदद की थी। फिर भी अब उसे उसकी वजह से सजा मिली थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करनी थी। अन्यथा वह वास्तव में बहुत कृतघ्न होगा, जैसा कि ये लियुन ने कहा था।
ये लियून ने पूछा, आप कब जा रहे हैं? यांग ये ने उत्तर दिया, अभी। उसके पास जीने के लिए 3 महीने से भी कम समय था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने कोई समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। जून वेइरन ने कहा, अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप एक व्यापारी समूह है जो एक ही कबीले, नांगोंग कबीले से संबंधित है। नांगोंग कबीले में एक मध्यम दुनिया और 100 से ज्यादा छोटी दुनियाएं हैं। यह एक 3 सितारा तारकीय क्षेत्र भी है। भले ही यह वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन या सेलेस्टियल डायमंड स्टेलर रीजन जितना मजबूत न हो, लेकिन उनका प्रभाव कुछ ऐसा है जिसकी तुलना वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन और सेलेस्टियल डायमंड स्टेलर रीजन दोनों नहीं कर सकते। आखिरकार, उनके साथ मिलकर काम करने वाले वाकई बहुत सारे तारकीय क्षेत्र हैं। खास तौर पर उनकी सूचना का नेटवर्क इसे पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ा माना जा सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग ये को देखा और आगे कहा, वहां पहुंचने के बाद उनसे इस मामले पर चर्चा करना। तुम वहां नांगोंग किन की मदद करने आई हो, लड़ने नहीं, है न? ये लियूयुन ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। यांग यी का चेहरा उदास था, क्योंकि वह उसे एक परेशानी खड़ी करने वाला व्यक्ति लग रहा था। दरअसल, झून वेइरन की चिंताएं बहुत ही वाजिब थीं। वह यांग ये को कुछ समय से जानती थी और वह उसके गुस्से को अच्छी तरह से जानती थी। यह कहा जा सकता है कि यांग ये जैसे चरित्र वाले व्यक्ति के लिए परेशानी खड़ी करना बहुत आसान था। यह बिल्कुल सच था क्योंकि यांग ये की परेशानियां कभी खत्म नहीं हुई थीं। जून वेइरन के मुंह के कोने सिकुड़ गए जब उसने यांग ये के चेहरे पर भाव देखा। ठीक है, मैं आगे कोई शिकायत नहीं करने वाली। चलो। इस बीच यांग ये अचानक उसके पास गया और उसकी कमर पर हाथ रख दिया। उसने धीरे से कहा, वीरान, याद है मैंने क्या कहा था जब हम दिव्य दानव भगवान से लड़े थे? उस समय मैंने कहा था कि अगर हम बच गए तो तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। जून वेइरन ने जवाब में हल्का सा सिर हिलाया। यांग ये के मुंह के कोने सिकुड़ गए और वह धीरे से बोला, मैं। केवल जून वेइरन ही जानती थी कि यांग ये ने क्या कहा था, लेकिन इससे उसका चेहरा अचानक हल्का लाल हो गया था। अध्याय 1432 शायद यह आपकी मदद नहीं कर रहा है। कुछ समय तक जून वेइरन को चिढ़ाने के बाद यांग ये ने क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर क्षेत्र को छोड़ दिया और स्टेलर सिटी चली गई। अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप का मुख्यालय क्लाउड मर्चेंट स्टेलर क्षेत्र में था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से स्टेलर सिटी से होकर यात्रा करनी पड़ी। क्योंकि अंतरिक्ष में यात्रा करने से बहुत अधिक गहन ऊर्जा समाप्त हो जाती थी, इसलिए टेलीपोर्टेशन बहुत अधिक सुविधाजनक था। यांग ये स्टेलर सिटी में नहीं रुका और वह तुरंत वहां के टेलीपोर्टेशन प्लेटफार्मों पर गया, आवश्यक दिव्य क्रिस्टल का भुगतान किया और टेलीपोर्टेशन संरचनाओं में से एक में प्रवेश किया। काफी समय बीतने के बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं। इस समय वह बाहरी अंतरिक्ष में एक बिंदु पर था और उसके पीछे एक टेलीपोर्टेशन संरचना थी। अपनी पहचान बताओ। अचानक पूरे क्षेत्र में एक आवाज गूंजी और फिर एक बूढ़ा आदमी यांग ये के पास प्रकट हुआ। यह एक देवता था। यांग ये को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार, एक तारकीय क्षेत्र के टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को आमतौर पर संरक्षित किया जाता था, और यह स्वाभाविक रूप से अन्य तारकीय संरचनाओं को आश्चर्यजनक हमलों को शुरू करने के लिए टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग करने से रोकने के लिए था। बूढ़े आदमी ने यांग ये को घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो? यांग ये ने सपाट शब्दों में कहा, यांग ये। यांग ये। बूढ़े की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम यांग ये हो? बूढ़ा आदमी स्वाभाविक रूप से यांग ये का नाम जानता था। आखिर, क्या पूर्वी क्षेत्र में कोई भी यांग ये का नाम नहीं जानता था? वह एक भयानक अस्तित्व था जिसने एक शहर का कत्लेआम किया था और एक ही बार में 20 से ज्यादा देवताओं को मार डाला था। बूढ़ा आदमी बेहद सतर्क हो गया। यांग ये, मेरे अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप ने क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन और सेलेस्टियल डायमंड स्टेलर रीजन के बीच लड़ाई में भाग नहीं लिया। भले ही क्लाउड मर्चेंट स्टेलर रीजन एक 3 सितारा स्टेलर रीजन था, बूढ़े आदमी का तो कहना ही क्या, यहां तक पूरा स्टेलर रीजन भी यांग ये को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर यांग ये थोड़ा हैरान रह गया और फिर उसने हंसते हुए कहा, आपने गलत समझा है। मैं यहाँ अजूर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप में कोई समस्या ढूंढने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ आपकी सबसे बड़ी युवा मिस नांगोंग किन से मिलने आया हूँ। वह मेरी एक दोस्त है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई क्योंकि उसे लगा कि जब तक यांग ये उनके साथ कोई परेशानी मोल लेने के लिए यहाँ नहीं है, तब तक सब ठीक है। उसने यांग ये को देखा और कहा, तुम यहाँ सबसे बड़ी युवा मिस से मिलने आई हो? यांग ये ने सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी चुप हो गया और थोड़ा हिचकिचाने लगा। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या उसे कुछ हुआ है? बूढ़ा आदमी यांग ये के चेहरे पर थोड़े शत्रुतापूर्ण भाव देखकर काफी हैरान हो गया और उसने जल्दी से कहा, वह ठीक है। लेकिन उसे उसके कमरे तक ही सीमित रखा गया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको कुलपति की मंजूरी लेनी होगी। यांग ये ने कहा, तो क्या मैं आपके कुलपिता से मिल सकती हूँ? बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति काफी अस्वाभाविक थी। क्या वह मना कर सकता था? अगर वह मना करता, तो क्या होता अगर यांग ये ने जबरन कुलपति से मिलने की कोशिश की होती? उसे जो रिपोर्ट मिली थी, उसके आधार पर यांग ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे निपटना आसान था।
वह ऐसा व्यक्ति था जिसने एक शहर को कत्लेआम करने की हिम्मत भी की थी, तो क्या ऐसा कुछ था जो उसने करने की हिम्मत नहीं की? बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, कुलपति बंद कमरे में खेती कर रहे हैं, इसलिए दूसरी युवा महिला व्यापारी समूह के मामलों का प्रबंधन कर रही है। मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। अगर तुम उसकी स्वीकृति प्राप्त कर लो तो तुम सबसे बड़ी युवा महिला से मिल सकते हो। यांग ये ने सिर हिलाया, यह काम करता है। ठीक इसी तरह बूढ़ा आदमी यांग ये को क्लाउड मर्चेंट महाद्वीप के मुख्य शहर क्लाउड मर्चेंट सिटी में ले गया। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, यांग ये को काफी झटका लगा, क्योंकि यह उसकी कल्पना से परे समृद्ध था। शहर की इमारतें बेहद आलीशान थीं और उनमें से ज्यादातर बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से बनी थीं। इसके अलावा शहर में बहुत ज्यादा लोग थे। यह बेहद चहल पहल वाला था और यहाँ की लगभग 300 मीटर चौड़ी सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। यह सिर्फ एक सड़क नहीं थी, बल्कि ज्यादातर सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और व्यस्त दिख रहे थे। जब उसने यांग ये को हवा में रुककर नीचे देखते हुए देखा, तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हमारे व्यापारी समूह ने कई दुनियाओं में स्टोर स्थापित किए हैं और क्लाउड मर्चेंट सिटी हमारा मुख्यालय है। इसलिए हमारा माल हमेशा यहाँ भेजा जाता है, छांटा जाता है और बाहर ले जाया जाता है। इसलिए हम बहुत व्यस्त रहते हैं। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, आपका व्यापारी समूह वास्तव में अमीर होना चाहिए। उसे अभी भी याद है कि कैसे अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की दूसरी युवा मिस ने येलियून के लिए 100,000 दिव्य क्रिस्टल खो दिए थे और मौके पर ही 80,000 का उत्पादन किया था। बेशक बूढ़े आदमी के चेहरे पर गर्व की झलक थी। स्टेलर सिटी के अलावा पूर्वी क्षेत्र में कोई और शक्ति नहीं है जो हमारी बराबरी कर सके। हम बूढ़े आदमी को कुछ सूझा और अचानक वह रुक गया। उसने यांग ये की तरफ देखा और कहा, असल में हम बहुत अमीर नहीं हैं। हम ठीक ठाक हैं। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। मैं तुमसे चोरी नहीं करने जा रहा हूं। क्या तुम्हें ऐसा करना जरूरी है? दरअसल बूढ़े आदमी को यही डर था। आखिरकार अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप में यह कोई रहस्य नहीं था कि यांग ये ने एल्ड युआन के 3 लोगों के समूह को स्पिरिट नसों को चुराने के लिए नेतृत्व किया था। बूढ़े आदमी ने यांग ये को क्लाउड हॉल नामक एक हॉल में ले गया। हालांकि यांग ये और बूढ़े आदमी ने अंदर प्रवेश नहीं किया क्योंकि एक काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने उनका रास्ता रोक दिया था। काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये के बगल में खड़े बूढ़े व्यक्ति को देखा और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, एल्डरली, आप टेलीपोर्टेशन संरचना की रक्षा करने के बजाय वापस क्यों आ गए? एल्डरली ने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा सा झुकाया और कहा, बड़े बुजुर्ग, कोई दूसरी युवा मिस को देखना चाहता है, इसलिए मैं उसे यहाँ लाया हूँ। दूसरी युवा मिस? काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने यांग ये को देखा और पूछा, तुम कौन हो? यांग ये ने उत्तर दिया, यांग ये। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी की आंखें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, तुम क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन के यांग ये हो? यांग ये ने अपनी नाक रगड़ी। मेरी ख्याति काफी फैल चुकी है। हर कोई मुझे जानता है। इस बीच काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मेरे अजूर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप में क्यों आए हैं? यांग ये ने जवाब दिया, मैं यहाँ अपनी दोस्त नांगोंग किन से मिलने आई हूँ। हाँ, वह आपकी सबसे बड़ी युवा मिस है। हालांकि मैंने सुना है कि उसे कैद कर लिया गया है और मुझे उससे मिलने के लिए आपकी दूसरी युवा मिस की मंजूरी लेनी होगी। इसलिए मैं आपकी दूसरी युवा मिस से मिलने आई हूँ। काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान हुआ, तुम सबसे बड़ी युवा मिस के दोस्त हो? यांग ये ने कहा, क्या मैं नहीं कर सकता? बूढ़े आदमी ने यांग ये को देखा और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में कहेगा कि वह नांगोंग क्यू का दोस्त है। कहने की जरूरत नहीं है कि यांग ये के साथ दोस्ती करना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी। अगर वे सिर्फ साधारण दोस्त होते तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर वे बहुत अच्छे दोस्त हों तो यह असाधारण बात होगी। काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और बोला, दूसरी युवा मिस एक महत्वपूर्ण अतिथि के साथ है और उसने कहा है कि उसे परेशान न किया जाए। यांग ये मुस्कुराया, यह ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने यांग यी की तरफ देखा और थोड़ा हैरान हुआ। उसके साथ व्यवहार करना काफी आसान लगता है। इसके अलावा वह बिल्कुल भी दमनकारी या दबंग महसूस नहीं करता। उन्होंने देखा कि वह मामूली सी असहमति पर भी हमला करना पसंद करता है। अफवाहें बहुत सच नहीं लगती। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने अपने विचारों पर काबू पाया और कहा, ठीक है, जब उसका काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें उसे दिखाने ले चलूंगा। यांग ये ने सिर हिलाया, धन्यवाद। बूढ़े आदमी ने यांग ये की तरफ देखा। उसके साथ व्यवहार करना वाकई बहुत आसान है। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने यांग यी को बस थोड़ा सा सिर हिलाया, मुड़कर चला गया। जब काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी चला गया तो यांग ये ने एल्डरली को देखा और कहा, अपना काम जारी रखो, मैं यहाँ अकेला इंतजार करूंगा। एल्डरली एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर उन्होंने सिर हिलाया और चले गए।
एल्डरली के चले जाने के बाद यांग ये ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और फिर वह एक तरफ पैर मोड़कर बैठ गया। उनका इरादा खेती करने का था। जहां तक उसकी बात है, वह अब एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता था, क्योंकि बीतता हुआ हर सेकंड उसकी जिंदगी की टिक टिक थी। करीब 1 घंटे बाद एक युवक और 2 बूढ़े आदमी दूर से दिखाई दिए। वे जल्दी से हॉल के प्रवेश द्वार के सामने पहुंच गए। हालांकि जब वे अंदर जाने वाले थे तो काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी एक बार फिर दिखाई दिया। दूसरी युवा मिस मीटिंग में है। किसी को भी उन्हें परेशान करने की इजाजत नहीं है। काली पोशाक पहने बूढ़ा आदमी बोलते ही गायब हो गया। युवक एक पल के लिए झिझका और फिर एक तरफ चला गया। उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने अचानक यांग ये को देखा, जो एक तरफ पैर मोड़कर बैठा था, और यांग ये को देखते ही उसकी आंखों में एक भयंकर चमक आ गई। इस बीच यांग ये ने भी उस युवक को देखा। यांग ये उस युवक की आंखों में क्रूरता और हत्या करने की इच्छा देखकर दंग रह गया। क्या मैं उस आदमी को जानता हूँ? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है? युवक ने यांग ये को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें याद दिला दूं। स्टेलसिटी, दूसरी युवा मिस। यांग ये ने उस युवक को देखा और उसे याद आया कि वह युवक कौन था। उस दिन दूसरी युवती के साथ एक युवक था और जब उसके और दूसरी युवती के बीच विवाद हुआ तो उस युवक ने उस पर हमला कर दिया था। हालांकि युवक को मुक्का मारा गया था। यांग ये को वास्तव में यहाँ युवक से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस बीच युवक ने दोनों बूढ़ों को यांग यी के पास ले जाकर उग्रता से कहा, मैं तुम्हें ढूंढने गया था, लेकिन तुम अब मेरे सामने आ गए हो। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग भी मेरी मदद कर रहा है। यांग ये ने युवक की ओर देखा और कहा, शायद ऐसा नहीं है। नहीं है। युवक जोर से हंसा और अपना दाहिना हाथ हिलाया, इसके चारों अंग फाड़ डालो। अचानक यांग ये ने कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते। वह आत्ममुग्ध नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसके नाम का कुछ महत्व होना चाहिए। इसके अलावा युवक को उसका नाम पता होना चाहिए। हालांकि युवक अभी भी उसके साथ परेशानी की तलाश में आया था और यह काफी अजीब था। आखिरकार युवक के पीछे बूढ़े लोगों में से केवल एक ही देवता था। युवक ने उपहास किया, तुम्हें पहचाना? कितनी हास्यास्पद बात है, मैं तुम्हें पहचान लूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने दायां हाथ हिलाया, इसके चारों अंग फाड़ दो। नहीं, इसका 5वां अंग भी फाड़ दो। अध्याय 1433। क्या तुम मूर्ख हो? थप्पड़। अचानक एक स्पष्ट थप्पड़ की आवाज आसपास के वातावरण में गूंजी और फिर वह युवक उड़ गया। वह बहुत दूर तक उड़ गया और अंततः जमीन पर गिर गया। धमाका। जमीन जोर से हिली और टूटकर बिखर गई। युवक के पास खड़े 2 बूढ़े व्यक्ति दंग रह गए। यांग यी भी काफी हैरान था, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी था जिसने युवक पर वार किया था। बूढ़े लोगों में से एक ने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को हैरान भाव से देखा। एल्ड हुआ। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने उस बूढ़े आदमी की तरफ ठंडी नजर से देखा जो उससे बात कर रहा था, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। युवक को तुरंत उसके सामने लाया गया। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? युवक काफी स्तब्ध था और उसकी आंखों में खोया हुआ भाव था। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने युवक को छोड़ दिया और कहा, तुरंत घर जाओ और अगले 3 वर्षों तक बाहर मत आना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी अभी उससे बात की थी। अपने स्वामी से कहो कि मैंने ही यह कहा था। क्यों? युवक ने एल्डर हुआ को घूर कर देखा। हैरान भाव के अलावा उसकी आंखों में क्रोध भी था। आखिरकार उसे बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित था। अगर काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ताकत जबरदस्त नहीं होती तो वह अब तक हमला भी कर सकता था। क्यों? काले लबादे वाले बूढ़े ने युवक की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारे दादा न होते तो मुझे तुम्हारे भाग्य की परवाह भी नहीं होती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने फिर से बूढ़े आदमी की ओर देखा। उसे ले जाओ और अभी चले जाओ, अन्यथा मुझे उसके दादा की मदद से उसे सबक सिखाना पड़ेगा। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। इस बीच युवक अचानक गुस्से से चिल्लाया, बड़े हुआ, क्यों? आप मेरी बजाय उसकी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्या आप अभी भी मेरे दादा को अपना भाई मानते हैं? थप्पड़। एक और स्पष्ट थप्पड़ की गूंज के साथ ही युवक का शरीर एक बार फिर उड़ गया। दोनों बूढ़ों के चेहरे के हाव भाव बहुत भद्दे हो गए। हालांकि एल्डर हुआ ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उस युवक को देखा जो दूर जमीन पर गिर गया था। तुम मूर्ख हो। अगर मैं तुम्हारे दादा को अपना भाई न मानता तो मैं तुम्हें मारने की भी जहमत नहीं उठाता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यांग ये की ओर देखने लगा। युवा भाई यांग, तुम इन बच्चों के साथ कोई उपद्रव नहीं करोगे, है न? वास्तव में वह तब घबरा गया जब उसने देखा कि युवक का समूह यांग ये पर हमला करने का इरादा रखता है। क्या मजाक है? यांग ये के अंग फाड़ दो। क्या वे मरना चाहते थे? युवक की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक पूरे अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की सेना भी शायद यांग ये के अंगों को फाड़ने में असमर्थ होगी। बच्चे। यांग ये ने काले लबादे वाले बूढ़े आदमी की तरफ देखा। कहने की जरूरत नहीं कि बूढ़ा आदमी स्थिति को शांत करने में बहुत अच्छा था।
क्योंकि अगर वह इस बारे में कोई उपद्रव करता तो वह भी एक बच्चा होता। यह उसके लिए नीचता होगी। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक बेशक मैं ऐसा नहीं करूंगी। हालांकि अगर वह मेरे साथ परेशानी की तलाश में रहता है तो। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा नहीं होगा। यांग ये ने कंधे उचका दिए और चुप रही। इस बीच युवक के पास बैठा दूसरा बूढ़ा आदमी खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सका, बुजुर्ग हुआ कौन? उसका नाम यांग ये है। जैसे ही काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, वह पलटा और यांग ये को घूरने लगा। युवा भाई यांग, दूसरी युवा मिस का काम हो गया है। चलो चलें। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह एल्डर हुआ के साथ चला गया। इस बीच दोनों बूढ़े व्यक्ति मौके पर ही डरे हुए लग रहे थे और उनके चेहरों पर ठंडा पसीना आने में देर नहीं लगी। यांग कसाई, क्या पूर्वी क्षेत्र में कोई यांग ये को नहीं जानता था? वह वध का देवता था जिसने अर्धवापसी रैंक वध के इरादे को समझ लिया था और उसके पास तारकीय तलवार आरेख था जिसे निचले आयामों में नंबर 1 खजाना कहा जाता था। यह कहा जा सकता है कि यह केवल 2 सितारा तारकीय क्षेत्र नहीं थे जो यांग ये को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते थे, यहाँ तक 3 सितारा तारकीय क्षेत्र भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन वास्तव में उनका इरादा उसके अंगों को नोचने का था। इस समय वे एल्डर हुआ के प्रति बहुत आभारी थे। यदि एल्डर हुआ ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वे तीनों यहीं मर गए होते। इस बीच युवक मौके पर ही बेहोश हो गया। यांग ये, अब जाकर उसे याद आया कि स्टेलस सिटी में जिस व्यक्ति ने उसे मारा था उसका नाम यांग ये था। हालांकि उसने उस नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया था। तो पहले वाला दृश्य घटित हो चुका था। दरअसल उसे अभी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर यांग ये ने उसे मार दिया तो उसके दादाजी निश्चित रूप से उसका बदला नहीं लेंगे। वे बदला लेने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उनके 3 लोगों के समूह को वहां से जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बीच यांग ये एल्डर हुआ के पीछे हॉल में आ गया। हॉल में केवल 3 लोग थे, यांग ये, काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी और दूसरी युवा मिस, जो मेजबान की सीट पर बैठी थी। यांग ये ने दूसरी युवा मिस को देखा। वह अपनी बड़ी बहन से कहीं ज्यादा वीर लग रही थी। यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कहा, दूसरी युवा मिस, मैं यहाँ सबसे बड़ी युवा मिस से मिलने आया हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसकी अनुमति दे सकती हैं? दूसरी युवती ने सपाट लहजे में कहा, सिर्फ उससे मिलना है। बिल्कुल नहीं। यांग ये मुस्कुराया, उसने मेरी मदद की, फिर भी मेरे कारण उसे कैद कर लिया गया। मुझे लगता है कि मुझे इससे निपटना होगा, अन्यथा मैं बहुत कृतघ्न हो जाऊंगा। इससे निपटोगी? उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई, मुझे आश्चर्य है कि तुम ऐसा कैसे करना चाहते हो। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा, वह मेरी दोस्त है। तो क्या? उसने कोई कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया और उसकी नजरों से नजर मिलाई, वह मेरे नांगोंग कबीले की सदस्य है। उसने गलती की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे कबीले को उसे सजा देने का अधिकार है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसकी तथाकथित गलती मेरी मदद कर रही है ना? हाँ, दूसरी युवा महिला ने आगे कहा, वह व्यापारी समूह से अनुमति प्राप्त किए बिना वाइल्डलैंड स्टेलक क्षेत्र और क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलक क्षेत्र के बीच दुश्मनी में बह गई। उसके कार्यों ने हमारे हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उसे दंडित किया जाना चाहिए। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर जवाब दिया, दूसरी यंग मिस, मैंने उससे वादा किया था कि अगर वह मेरी मदद करेगी तो वह मेरे द्वारा प्रबंधित दुनिया में शाखाएं खोल सकती है, और मैंने 30 साल तक कोई शुल्क नहीं लेने का वादा किया था। अब मेरे क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन ने कुछ 100 छोटी दुनियाओं पर नियंत्रण कर लिया है। जब तक वह रिहा होती है तब तक अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप उन सभी दुनियाओं में स्टोर खोल सकता है और 30 साल तक कोई शुल्क नहीं दे सकता। कुछ 100 दुनियाएं। वह स्पष्ट रूप से भावुक हो गई थी। अगर अजूर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप उन दुनियाओं में शाखाएं खोलता है तो उसे बहुत लाभ होगा। इसके अलावा उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। वह कल्पना कर सकती थी कि उन वर्षों में उसका व्यापारी समूह कितना कमाएगा। कुछ क्षण की शांति के बाद उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हुई, यांग ये, क्या यह सच है? बेशक, उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, हालांकि एकमात्र शर्त यह है कि उसे मेरे तारकीय क्षेत्र के साथ समझौते पर चर्चा करनी होगी और उसे पूरा करना होगा। मेरा तारकीय क्षेत्र केवल उसे स्वीकार करता है। दूसरी युवा महिला का चेहरा उदास हो गया। यांग ये, क्या तुम मेरे व्यापारी समूह के व्यापार में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हो? बहुत दूर। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दूसरी यंग मिस, मुझे ईमानदार होने की अनुमति दें। अगर यह इस तथ्य के लिए विचार से बाहर नहीं होता कि आप मिस नांगोंग क्विंग से संबंधित हैं, तो मैंने आप पर अपनी सांस बर्बाद नहीं की होती। मुझे बस इतना कहना है, अगर नांगोंग किन अजूर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप का प्रबंधन करती है तो मैं आपके व्यापारी समूह को एक बहुत करीबी सहयोगी के रूप में मानूंगा, लेकिन अगर कोई और इसे प्रबंधित करता है तो मुझे खेद है। मेरे स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र अजूर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप से किसी का भी स्वागत नहीं करेंगे। दूसरी युवा मिस का चेहरा थोड़ा भद्दा हो गया।
यांग ये, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत मजबूत हो और कोई भी तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम तुमसे डरते हैं। अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करना चाहती हो तो मेरा नांगोंग कबीला इसका स्वागत करता है। हालांकि मेरा नांगोंग कबीला अपना खुद का व्यवसाय संभालेगा और किसी बाहरी व्यक्ति को हमारे लिए निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। यांग ये ने सिर हिलाया, तो आप उसे जाने से मना कर रहे हैं? उसने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से बोली, मैं मना करती हूँ। यांग ये ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल सही। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये अचानक मौके पर ही गायब हो गया। हालांकि काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आकृति ठीक उसी क्षण गायब हो गई और उसकी गति वास्तव में यांग ये से थोड़ी अधिक थी। वह तुरंत यांग ये के पीछे आ गया। इस बीच यांग ये ने अचानक पलटकर अपनी तलवार आगे की और तान दी। टकराना। जैसे ही वृद्ध व्यक्ति को हॉल से बाहर फेंका गया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने अपनी हथेली पर नजर डाली और उसने देखा कि उसके बीच में एक अंगूठे के आकार का छेद था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर भाव बहुत गंभीर हो गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये उससे भी ज्यादा मजबूत होगी जितना उसने सोचा था। उसने ऊपर देखा और पाया कि यांग ये पहले से ही अपनी दूसरी जवान मिस के सामने थी और उसके माथे के बीच में एक तलवार दबाई हुई थी। अपनी नांगोंग किन को यहाँ लाओ। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा, अगर तुम जल्दी करो तो बेहतर होगा। मेरे पास बहुत ज्यादा धैर्य नहीं है। उसने उसे घूरते हुए कहा, यांग ये, यह हमारे कबीले का काम है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे आपके कबीले के व्यवसाय की परवाह नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि जब क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब उसने मेरी मदद की थी। अब जब वह मुसीबत में है, तो मैं कैसे चुपचाप खड़ा रह सकता हूँ? अगर आपके अजूर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ और उसे और भी बेहतर मर्चेंट ग्रुप बनाने में मदद कर सकता हूँ। जहां तक यांग यी का सवाल है, वह उन लोगों को कभी नहीं भूलेगा जिन्होंने उस पर अत्याचार किया। इसी तरह वह उन लोगों को भी कभी नहीं भूलेगा जिन्होंने उसकी मदद की थी। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। इस बीच यांग ये ने कहा, मुझे वास्तव में अपनी सांस बर्बाद करना पसंद नहीं है और मैं यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर मैं उसे 10 सांसों के समय में नहीं देख पाया तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। दबंग, बिल्कुल दबंग। अचानक यांग यी को कुछ याद आया और उसने कहा, मैंने सुना है कि आप और आपकी बड़ी बहन ही अपनी पीढ़ी के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। दूसरी युवती ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यांग ये ने जवाब दिया, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो केवल तुम्हारी बड़ी बहन ही बचेगी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और आंखों में भय की झलक दिखाई देने लगी। अध्याय 1434, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक आवाज गूंजी, भाई यांग, मेरी छोटी बहन को इस तरह मत डराओ। यांग ये ने पलट कर देखा और उसने नांगोंग किन को दूर से धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी काफी मोटा था और उसने बेहद शानदार कपड़े पहने थे। वह बहुत अमीर लग रहा था और उसके पास एक हल्की गरिमा में आभा भी थी। यांग ये ने उसे देखते ही अपनी तलवार वापस ले ली। क्या तुम ठीक हो? उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, वास्तव में जब तुमने वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन को हरा दिया था, तब मैं ठीक थी। बेशक अगर तुम असफल भी हो जाते तो भी मुझे कुछ नहीं होता। यांग ये हैरान था, क्यों? वह मुस्कुराए और समझाने लगी। यांग ये को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। दरअसल नांगोंग किन को तब से रिहा कर दिया गया था जब उसने वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन को हराया था। उसकी रिहाई की खबर सार्वजनिक नहीं की गई थी क्योंकि वह देखना चाहती थी कि उनकी दोस्ती कितनी मूल्यवान है। अगर यांग ये उसे बचाने नहीं आई, तो यह साबित हो गया कि उनकी दोस्ती बेकार थी और यांग ये सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। भले ही अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप यांग ये से बदला नहीं ले सका, लेकिन वह उससे बहुत दूर रह सकता था और उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता था। लेकिन यांग ये आ गई थी। वह न केवल आई थी, बल्कि वह वास्तव में उसके लिए अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप से लड़ने को तैयार थी। इससे साबित हुआ कि वह यांग ये के लिए काफी महत्वपूर्ण थी और यह साबित हुआ कि उसका निर्णय गलत नहीं था। इसके अलावा यह साबित हुआ कि उसने जो उच्च जोखिम वाली शर्त लगाई थी, वह जीत गई थी। मुझे माफ कर दो। नांगोंग किन की आंखों में माफी मांगने वाली नजर थी। आखिरकार यांग ये का इस तरह से परीक्षण करना सही नहीं था। यांग ये बोलने ही वाला था कि नांगोंग किन के बगल में बैठा बूढ़ा आदमी अचानक बोला, इसका किन र से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा विचार था। यांग ये ने बूढ़े आदमी को देखा, आप कौन हैं? नांगोंग तियान। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, अज्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष और उनके दादा। आप मुझे दादा भी कह सकते हैं। यांग यी का चेहरा काला पड़ गया, भाड़ में जाओ। ऐसा लगता है कि तुम ऐसा नहीं चाहते। नांगोंग तियान ने गुस्से से कहा, क्या तुम जानते हो कि पूर्वी क्षेत्र में कितने लोग मुझे दादा कहना चाहते हैं? कतार पश्चिमी क्षेत्र तक जा सकती है।
इस बीच नांगोंग किन ने नांगोंग तियान को गुस्से से देखा और वह थोड़ा शर्मा गई। दादाजी। यांग ये ने नांगोंग किन की ओर देखा और उसे थोड़ी बहुत समझ में आया। नांगोंग तियान वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा था और संभवतः बहुत सारे लोग थे जो उसे दादा कहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसे दादा कहना यह दर्शाता था कि कोई अपनी पोती से शादी कर रहा है और अपनी पोती से शादी करने से वह व्यक्ति तुरंत अज़ूर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की आधी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। लेकिन बूढ़ा आदमी चाहता था कि यांग यी उसे दादा कहकर संबोधित करे, इसलिए इसके पीछे का अर्थ स्पष्ट था। हालांकि यांग ये का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसके पास पर्याप्त से अधिक पत्नियां थीं। एक और को जोड़ना सु किंगशी और अन्य लोगों के लिए और भी अधिक अन्यायपूर्ण होगा। इसके अलावा वह वास्तव में उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में मानता था। तो यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, आप मजाक कर रहे होंगे। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। नांगोंग किन ने यांग ये को मना करते हुए सुना तो उसने उसकी तरफ देखा। हालांकि यांग ये के बारे में उसकी अच्छी धारणा थी, लेकिन वह उसे पसंद करने के स्तर तक नहीं पहुंची थी। हालांकि एक महिला के रूप में जब यांग ये ने इतनी निर्णायक रूप से मना कर दिया तो उसे काफी असहज महसूस हुआ। क्या उसे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं? इस बीच यांग ये ने कहा, मैं समझता हूं कि व्यापारी हमेशा लाभ की तलाश में रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस तरह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिस नांगोंग एक इंसान है और वह कोई सामान नहीं है। आपको उनके साथ सामान की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए और उन्हें निवेश के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या दूसरों को फंसाने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? बूढ़े आदमी का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। बूढ़ा आदमी यांग ये को अपनी तरफ खींचना चाहता था, लेकिन यांग ये ऐसी हरकतों के सख्त खिलाफ था। आखिरकार प्यार के पीछे कोई और मकसद नहीं छिपा होना चाहिए। नांगोंग किन ने जब उसकी बात सुनी तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गई और फिर जब उसने यांग ये को फिर से देखा तो उसकी नजरें और भी कोमल हो गईं। अब उसे बेहतर समझ आ गई थी कि ये लियुन जैसी बुद्धिमान लड़की यांग ये के साथ रहने के लिए इतनी इच्छुक क्यों थी। यह और कुछ नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि उसके पास जबरदस्त ताकत थी, फिर भी वह महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान रखता था और उन्हें नीचा नहीं दिखाता था। बेशक पूर्व शर्त यह थी कि वह उस व्यक्ति को स्वीकार करे। दूसरी युवा लड़की ने भी यांग ये की ओर देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। नांगोंग तियान ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर उसने कहा, बच्चे, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कम आंका था। यांग ये मुस्कुराया, चूंकि मिस नांगोंग ठीक हैं, तो मैं उनसे विदा लूंगा। उसे वाइल्डलैंड टेल क्षेत्र की यात्रा करनी थी। आखिरकार वहां की स्थिति काफी अजीब थी, इसलिए उसे खुद ही इससे निपटना था। जब वह इसे हल कर लेगा तभी वह अशुभ क्षेत्र की ओर जाने की हिम्मत कर सकेगा। नांगोंग तियान ने पूछा, आप वाइल्डलैंड टेल क्षेत्र की ओर जा रहे हैं? यांग ये ने सिर हिलाया, तुम्हें कैसे पता चला? नांगोंग तियान ने जवाब दिया, वाइल्डलैंड टेल रीजन के अलावा सभी अन्य टेल रीजन ने आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए आपको निश्चित रूप से इससे निपटना होगा। हालांकि आपको सावधान रहना होगा। यांग ये ने नांगोंग तियान की ओर देखा, क्यों? नांगोंग तियान ने अपना सिर हिलाया, मैंने अपने लोगों को जांच करने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। मैंने केवल यह सुना है कि वाइल्डलैंड टेल रीजन को किसी का समर्थन प्राप्त है। हालांकि भले ही उनके पास कोई समर्थन न हो, लेकिन उनके पास भरोसा करने के लिए निश्चित रूप से कुछ है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि आपकी ताकत के आधार पर 10 देवता भी आपको नहीं मार सकते, लेकिन आपको फिर भी सावधान रहना चाहिए। नांगोंग किन की वजह से यांग ये की उपलब्धियां जितनी ज्यादा होंगी, अज़्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप को मिलने वाले लाभ भी उतने ही ज्यादा होंगे। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि यांग ये जल्दी मर जाए। चेतावनी के लिए धन्यवाद। यांग ये ने नांगोंग तियान की ओर अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, मुझे पता है कि अज़्योर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप के सूचना नेटवर्क बेजोड़ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप क्लाउड्स ऑफ हेवन टेल रीजन को इस पहलू में कुछ मदद प्रदान कर सकते हैं। अगर उनके पास सूचना का अच्छा नेटवर्क नहीं होता, तो यह बहरे और अंधे होने से अलग नहीं होता। अगर अज़ूर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप जून वेरन और अन्य लोगों को जानकारी प्रदान कर सकता है, तो निश्चित रूप से उनके लिए कई चीजों से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। नांगोंग तियान मुस्कुराया, कोई समस्या नहीं। यांग ये ने सिर हिलाया, अलविदा। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, वह एक पल भी नहीं रुका और वहीं गायब हो गया। इस बीच नांगोंग तियान ने अचानक अपना सिर हिलाया, कितनी अफसोस की बात है। नांगोंग किन ने चेहरे पर हैरान भाव के साथ नांगोंग तियान को देखा, क्या? दूसरी युवा लड़की उदासीनता से बोली, दादाजी को लगता है कि यह अफसोस की बात है कि यांग ये ने आपके साथ मिलन से इनकार कर दिया। नांगोंग तियान मुस्कुराया, वास्तव में यह कोई बुरी बात नहीं हो सकती। हम एक व्यापारी समूह हैं जो शांति से धन अर्जित करना चाहते हैं और हम हमेशा दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यांग ये जिस तरह से काम करता है वह बिल्कुल विपरीत है।
इसलिए अगर वह हमारे कबीले का हिस्सा बन जाता है तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने दोनों बहनों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों को अब से मुखिया के पद के लिए लड़ना बंद कर देना चाहिए। मेरे जाने के बाद तुम दोनों ही एक दूसरे की एकमात्र प्रिय हो। समझी? वे चुप हो गए। नांगोंग तियान ने दूसरी युवा मिस को देखा। दूसरी पोती, अगर यांग ये वास्तव में तुम्हें मारना चाहता तो क्या तुम विरोध कर पाती? देखा, पूर्ण शक्ति के सामने सभी योजनाएं बेकार हैं। तुम व्यापार करने की तुलना में साधना के लिए अधिक उपयुक्त हो। तुम्हें अध्यक्ष पद के लिए अपनी बड़ी बहन के साथ भागदौड़ करने और लड़ने के बजाय साधना में अधिक समय बिताना चाहिए। समझी? दूसरी युवा मिस चुप हो गई। नांगोंग तियान ने धीरे से आह भरी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन वह वास्तव में व्यवसाय के लिए अधिक उपयुक्त है जबकि तुम साधना के लिए अधिक उपयुक्त हो। एक बार जब तुम यांग ये के बराबर स्तर पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि ताकत के अलावा बाकी सब वास्तव में बेकार है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने नांगोंग किन को देखा और आगे कहा, तुम्हारे लिए भी यही बात है। याद रखो कि चाहे तुम्हारे पास कितनी भी दौलत क्यों न हो, तुम बिना ताकत के उसकी रक्षा नहीं कर सकते। एक लंबे क्षण की खामोशी के बाद दूसरी युवा लड़की ने सिर हिलाया, मैं समझ गई। दरअसल वह उसी क्षण समझ गई थी जब यांग ये ने अपनी तलवार उसके माथे पर दबाई थी। इस दुनिया में केवल ताकत का सम्मान किया जाता है, धन का नहीं। बेशक जब धन एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो यह बहुत भयानक भी होता है। हालांकि पूर्व शर्त यह थी कि व्यक्ति के पास उस धन की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत हो। अन्यथा जब कोई उसे निशाना बनाएगा तो उसे उस धन का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिलेगा। शक्ति धन से अधिक महत्वपूर्ण थी। धन संपत्ति इसलिए इकट्ठी की गई ताकि व्यक्ति और भी अधिक शक्तिशाली बन सके। नांगोंग तियान उन्हें यही बता रहा था। इस बीच नांगोंग तियान ने नांगोंग किन को देखा, भले ही आपने जो किया वह काफी जोखिम भरा था, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि आप में साहस है। इसके अलावा आपके साहसिक कार्यों ने हमारे कबीले को एक मजबूत सहयोगी दिलाया। जब तक यांग ये जीवित है, हमारा नांगोंग कबीला लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इसके अलावा भले ही मैं चला जाऊं, लेकिन आप दोनों के पास भरोसा करने के लिए कोई तो होगा। नांगोंग किन ने झिझकते हुए कहा, दादाजी आप कैसे हैं? नांगोंग तियान मुस्कुराया, मैं ठीक हूं। मैं बहुत लंबे समय से जी रहा हूं, फिर भी मैं उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाया हूं। मेरी मृत्यु बस समय की बात है। आपस में सब कुछ अपने आप ही सुलझा लो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गया। डॉट 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 क्लाउड मचेंट स्टेलर क्षेत्र से निकलने के बाद यांग ये स्टेलस सिटी चले गए। हालांकि वह सीधे वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र की ओर नहीं गए थे, और इसके बजाय वह क्रॉस लेग बैठ गए और ध्यान करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से वहां जाने से पहले उन्हें अपने चरम पर होना पड़ा। जैसा कि नांगोंग तियान ने कहा था, वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन ने युद्ध हारने के बाद से कुछ नहीं किया था, इसलिए निश्चित रूप से कुछ अजीब चल रहा था। उनके पास या तो मदद थी या फिर उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ था। हालांकि यांग ये को इन सब की परवाह नहीं थी। वह बस इतना जानता था कि वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन को इसकी कीमत चुकानी होगी। आखिरकार इसने क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन के इलाके पर कब्जा कर लिया था और उस पर हमला भी किया था, फिर भी अब वह मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना चाहता था। असंभव। लगभग 1 घंटा बीतने के बाद यांगी खड़ा हुआ और टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर गया, और फिर वह टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश कर गया जो उसे वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र की ओर ले गया। कुछ समय बीतने के बाद यांग ये बाहरी अंतरिक्ष में एक बिंदु पर पहुंचा। उसने आसपास के वातावरण पर नजर डाली, लेकिन पाया कि टेलीपोर्टेशन संरचना की सुरक्षा के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं था। यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया और फिर वहीं गायब हो गया। डॉट 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 वन्यभूमि महाद्वीप। यांग ये अभी वाइल्डलैंड्स कॉन्टिनेंट में दाखिल ही हुआ था कि अचानक उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर वह वहीं रुक गया। उसी समय उसकी गहन ऊर्जा उमड़ने लगी। इस बीच अचानक एक आवाज गूंजी, यांग ये, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अध्याय 1435 देखो अध्याय मुझे। वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसके भीतर 3 क्रूर जानवर थे, और अगर वह शामिल होता तो उसका समूह 10 देवताओं को भी कुचल सकता था। आखिरकार अब उसके पास अर्ध रिटर्नल रैंक तलवार का इरादा था। इसके अलावा अगर उसने तलवार भगवान की मुहर का इस्तेमाल किया तो उसके पास असली रिटर्नल रैंक तलवार का इरादा होगा। यह कहा जा सकता है कि जब तक 20 देवताओं ने उसे घेर नहीं लिया, अन्यथा उसके विरुद्ध कोई भी अन्य घात मृत्यु की तलाश से भिन्न नहीं होगी। लेकिन क्या वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र में अब 20 देवता थे? स्पष्टतः ऐसा नहीं हुआ। हालांकि यांग ये अपने विरोधियों को बिल्कुल भी कम नहीं आंकेगा। आखिरकार पछताने से बेहतर है कि पहले से ही सावधान रहें। ऐसे कई लोग थे जो अपनी लापरवाही के कारण मारे गए थे। यांग ये ने ऊपर देखा और देखा कि उसके पास ही अंतरिक्ष कांप रहा था।
एक मजबूत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उसके सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा और उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बगल में एक युवा व्यक्ति पंखा लिए खड़ा था। इसके अलावा यहाँ कोई अन्य विशेषज्ञ भी नहीं था। यह कोई घात नहीं है। यांग ये की नज़र मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी और यह दिव्य दानव भगवान की तरह खतरनाक लग रही थी। यांग ये ने युवा व्यक्ति को देखने से पहले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। उसने एक पल के लिए युवक को परखा, फिर उसकी आंखों में गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया, क्योंकि उस युवक के चारों ओर ऊर्जा की एक रहस्यमय परत थी और इस वजह से यांग ये उस युवक की साधना को देखने में असमर्थ था। यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। आप वाइल्डलैंड्स टेलर क्षेत्र के वाइल्ड्स लॉर्ड हैं? अधेड़ उम्र का आदमी उदासीनता से बोला, मैं हूं। वह स्वाभाविक रूप से यांग ये को मारना चाहता था। आखिरकार यांग ये की वजह से वाइल्डलैंड्स टेलर रीजन की हालत ऐसी हो गई थी और अब इसे 2 सितारा तारकीय क्षेत्र से भी कमतर माना जा सकता है, क्योंकि वाइल्डलैंड्स टेलर रीजन के 90% देवताओं को यांग ये ने मार डाला था और इससे वह दर्द से भर गया था। यांग ये को पूरी ताकत से घेरना और यांग ये को भागने का कोई मौका न देना उसका विचार था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह यांग ये से निपटने के लिए लगातार छोटे छोटे समूह नहीं भेज सकता। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे यांग ये को अपनी जान दे रहे होंगे। इसलिए उसने यांग ये को एक ही बार में खत्म करने की उम्मीद में व्यवहारिक रूप से पूरे वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र और अन्य तारकीय क्षेत्रों के देवताओं को एकत्र किया था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये के पास तारकीय तलवार आरेख होगा और फिर वह स्थिति को पलट देगा और उनकी सभी सेनाओं को मार देगा। वाइल्डलैंड्स टेलर क्षेत्र के अलावा अन्य सभी टेलर क्षेत्रों ने युद्ध के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। जहां तक उसके वाइल्डलैंड्स टेलर क्षेत्र का सवाल है, वह भी अपने द्वारा झेले गए नुकसान को सहन नहीं कर सका और वह आसमान से जमीन पर गिर गया। यह सब यांग ये की वजह से था। अगर यांग ये न होते तो वाइल्डलैंड्स टेलर क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र का सबसे मजबूत 3 सितारा तारकीय क्षेत्र होता। यांग ये ने सिर हिलाया, तो आप जंगली जानवरों के स्वामी हैं। यांग ये अचानक मौके पर ही गायब हो गया। उसी समय प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और वह तेजी से वाइल्ड्स लॉर्ड की ओर बढ़ी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वाइल्ड्स लॉर्ड ने अभी भी उन दुनियाओं पर कब्जा करने की हिम्मत क्यों की जो कभी क्लाउड्स ऑफ हेवंस टेलर रीजन की थीं और कोई भी कार्रवाई करने से परहेज किया। वह बस इतना जानता था कि वाइल्ड्स लॉर्ड को मारने से वाइल्डलैंड्स टेलर रीजन का विनाश हो जाएगा। वाइल्ड्स लॉर्ड का चेहरा एकदम से उदास हो गया जब उसने यांग ये को बिना कुछ कहे हमला करते देखा। उसने कुछ नहीं कहा और अपनी मुट्ठी भी आगे पटक दी। टकराना। अचानक एक विस्फोट हुआ और फिर यांग ये और वाइल्ड्स लॉर्ड अलग हो गए। जैसे ही वे अलग हुए, यांग ये ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह वाइल्ड्स लॉर्ड के सामने पहुंचा, यांग ये के बाएं हाथ में प्राचीन म्यान दिखाई दिया और फिर उसने म्यान में रखी तलवार को बाहर निकाला और उसे घुमाया। हेवन रेंड। 2 ओवरलैप्ड हेवन रेंड। वाइल्ड्स लॉर्ड 3 सितारा तारकीय क्षेत्र का स्वामी था, इसलिए उसकी ताकत निश्चित रूप से सेलेस्टियल डेमन लॉर्ड के बराबर या उससे अधिक थी। इसलिए उसके खिलाफ साधारण हमले बिल्कुल बेकार थे। इस प्रकार यांग ये ने हमला करते समय तुरंत 2 हेवन रेंड को ओवरलैप कर दिया था। उसके वर्तमान ओवरलैप किए गए हेवन रेंड की ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी तलवार की मंशा ने क्वासी रिटर्नल रैंक प्राप्त कर ली थी। एक बार जब इसे 2 प्रकार के अर्ध रिटर्नल रैंक इरादे से बढ़ाया गया, तो यांग ये के हमले ने पूरे आकाश में अंतरिक्ष को ध्वस्त कर दिया और एक पल में नष्ट हो गया। इस बीच जब यांग ये ने अपनी तलवार खींची तो वाइल्ड लॉर्ड की पुतलियां सिकुड़ गई थीं। वाइल्ड लॉर्ड ने स्वाभाविक रूप से यांग ये को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने शुरू से ही यांग ये को बराबर का दर्जा दिया था। हालांकि जब उसने यह हमला देखा तो उसे पता चला कि उसने अभी भी यांग ये को थोड़ा कम आंका था। वाइल्ड लॉर्ड ने गहरी सांस ली, उसका दाहिना हाथ थोड़ा हिला और फिर एक बड़ी काली कुल्हाड़ी उसके हाथ में आ गई। उसका बायां पैर थोड़ा सा बगल की ओर बढ़ा और फिर उसने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ी और उसे यांग ये पर फेंक दिया। तलवार और कुल्हाड़ी टकराए। धमाका। वाइल्डलैंड्स महाद्वीप के ऊपर आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। इस पल ऐसा लगा जैसे पूरा महाद्वीप कांप रहा हो। उसी समय यांग ये और वाइल्ड्स लॉर्ड के आसपास के एक विशाल क्षेत्र में जगह ढह गई। इस पल पूरा आसमान एक ब्लैक होल बन गया था। इस बीच आसमान में लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी जो एक ब्लैक होल की तरह लग रही थी। काफी समय बीतने के बाद आसमान धीरे धीरे सामान्य हो गया। यांग ये और वाइल्ड्स लॉर्ड एक बार फिर आसमान में दिखाई दिए और वे एक दूसरे से लगभग 10 किलोमीटर दूर थे। वाइल्डलैंड्स महाद्वीप में अनगिनत साधक वाइल्ड्स लॉर्ड को देखकर बुरी तरह पीले पड़ गए, क्योंकि वाइल्ड्स लॉर्ड का बायां हाथ गायब था और उसके शरीर में कई दर्जन छेद थे। हर एक छेद से खून बह रहा था, इसलिए वाइल्ड्स लॉर्ड ऐसा लग रहा था जैसे वह खून से लथपथ हो। इसके विपरीत उसके मुंह के कोने पर खून के निशान के अलावा यांग ये बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहा था। उनकी ताकत में अंतर स्पष्ट था। वाइल्ड्स लॉर्ड वास्तव में यांग ये से हार गया था और वह एक आमने सामने की टक्कर में भी हार गया था।
तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यांग ये कितना मजबूत था। वाइल्ड लॉर्ड ने यांग ये को स्थिर दृष्टि से देखा। दोहरे इरादे। यांग ये के दोहरे इरादों के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। उसकी सुरक्षा बहुत ही दुर्जेय थी, लेकिन यांग ये ने अपनी मुट्ठी में तलवार और दोहरे इरादों पर भरोसा करके आसानी से उसकी सुरक्षा को भेद दिया था। यद्यपि उसकी साधना यांग ये से अधिक थी, फिर भी यांग ये का सामना करने में उसे कोई लाभ नहीं हुआ। यांग ये ने वाइल्ड लॉर्ड पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने बस अपना दाहिना हाथ हिलाया। दो दिव्य दानव भेड़िए उसके बगल में प्रकट हुए। दहाड़ दहाड़। वे यहाँ आते ही दहाड़ने लगे, जिससे उनकी दहाड़ से उत्पन्न ध्वनि तरंगों से पहले ही अंतरिक्ष में हलचल मच गई। यह वाकई चौंकाने वाला था। राक्षस भेड़ियों को पलटकर यांग ये को देखने में ज्यादा समय नहीं लगा और उनकी निगाहों में चापलूसी की झलक थी। अब वे यांग ये के गुस्से को थोड़ा समझ गए थे और उन्हें पता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दबाव में नहीं आता, बल्कि उसे मनाया जा सकता है। अगर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करे तो हर बात पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन अगर कोई उस पर बल प्रयोग करने की कोशिश करे तो वह और भी ज्यादा बलशाली हो जाएगा। इसलिए अगर वे अब से बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें यांग ये के साथ दोस्ताना संबंध बनाने होंगे, अन्यथा उन्हें कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ेगा। यांग ये ने उन्हें धीरे से थपथपाया और फिर उसने वाइल्ड लॉर्ड को देखा। इस समय वाइल्ड लॉर्ड भी उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अत्यंत गंभीर भाव था। आखिरकार उसने इन दो राक्षस भेड़ियों की ताकत के बारे में सुना था। वे असाधारण अशुभ जानवर थे जो शीर्ष देवताओं के बराबर थे। मार डालो। जैसे ही यांग ये ने आदेश दिया, वह राक्षस भेड़ियों के साथ हमला करने वाला था। हालांकि फोल्डिंग पंखा वाला युवक अचानक यांग ये से बहुत दूर नहीं दिखाई दिया। भाई यांग, मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति दें, ठीक है? यांग ये ने युवक को देखा और मुस्कुराया। क्या वह तब तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक मैं उससे निपट नहीं लेता? युवक की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर वह मुस्कुराया। भाई यांग, अगर तुम दुश्मनी का बदला दुश्मनी से दोगे तो यह चक्र कब खत्म होगा? तुम वाइल्ड लॉर्ड के साथ शांति क्यों नहीं बना लेते? शांति बनाओ। यांग ये अचंभित रह गया और फिर उसने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। युवक मुस्कुराया। जैसा कि कहा जाता है, अगर दुश्मनी को सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जाता है तो उसका कोई अंत नहीं होगा। अगर तुम दोनों लड़ते रहे तो यह तुम में से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो। यांग ये ने हंसते हुए कहा, मुझे इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं है, नहीं मुझे समय बर्बाद करना पसंद है। मुझे लगता है कि तुम ही वो मदद हो जो वाइल्डलैंड्स टेलर रीजन को मिली है। चूंकि ऐसा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं मजबूत हूं तो वाइल्डलैंड्स टेलर रीजन इस दुनिया से गायब हो जाएगा। अगर तुम मजबूत हो तो मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। तुम क्या सोचते हो? भाई यांग, आप वाकई बहुत आश्वस्त हैं। युवक मुस्कुराया। मैं भी आपके साथ गोलमोल बातें नहीं करूंगा। मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूं ताकि आपको बता सकूं कि वाइल्डलैंड्स टेलर रीजन ने मेरे फॉलिंग स्काइज टेलर रीजन के सामने समर्पण कर दिया है। इसलिए वाइल्डलैंड्स टेलर रीजन के साथ परेशानी की तलाश करना बंद करें। फॉलिंग स्काइज टेलर रीजन। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। युवक का चेहरा तुरंत जम गया। इस बीच वाइल्ड लॉर्ड अचानक ठंडी हंसी हंसा। यांग ये, क्या तुम अनभिज्ञता का नाटक कर रहे हो? फॉलिंग स्काइज टेलर क्षेत्र हमारे पूर्वी क्षेत्र का एकमात्र 4 सितारा तारकीय क्षेत्र है, फिर भी तुमने वास्तव में कहा कि तुमने इसके बारे में नहीं सुना है। क्या तुम सच में अनभिज्ञ हो या तुम फॉलिंग स्काइज टेलर क्षेत्र को नीची नजर से देख रहे हो? युवक का चेहरा काफी शत्रुतापूर्ण था जब वह यांग ये को देख रहा था। 4 सितारा तारकीय क्षेत्र। यांग ये ने युवक की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि युवक 4 सितारा तारकीय क्षेत्र से होगा। यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने वाइल्ड लॉर्ड की ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने अज्ञानता का नाटक करने का साहस किया, इसलिए आपको शक्तिशाली समर्थन मिला। यांग ये ने युवक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि आप मेरे स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र और वन्यभूमि तारकीय क्षेत्र के बीच की दुश्मनी से अवगत हैं, लेकिन फिर भी आपने वन्यभूमि तारकीय क्षेत्र के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने का फैसला किया है। यांग ये के मुंह के कोनों पर क्रूरता की एक झलक उभरी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो? युवक ने जवाब दिया, भाई यांग, मेरा यह इरादा नहीं है। लेकिन वाइल्डलैंड्स टेलर क्षेत्र मेरे फॉलिंग स्काइज टेलर क्षेत्र का अधीनस्थ है। इसलिए कृपया मुझे सम्मान दें और वाइल्डलैंड्स टेलर क्षेत्र के लिए अब और मुश्किलें न खड़ी करें। यांग ये ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे सम्मान दे सकते हो? वाइल्डलैंड्स टेलर रीजन के साथ मेरे व्यवसाय में हस्तक्षेप मत करो, ठीक है? युवक ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, भाई यांग, तो क्या तुम मुझे मुंह दिखाने का इरादा नहीं रखते? वाइल्ड लॉर्ड के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी जब उन्होंने कहा, यांग ये, मैं आपको सलाह देता हूं कि यहां वापस आने और उस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप फॉलिंग स्काइज टेलर क्षेत्र की समझ हासिल करें। यांग ये ने हंसते हुए कहा, मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो मेरा सम्मान करते हैं।
अगर दूसरे मेरा सम्मान नहीं करते तो मुझे परवाह नहीं कि वह व्यक्ति कौन है। मुझे यह कहना है, मैं वाइल्डलैंड स्टेलक क्षेत्र को नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। युवक के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई थी और अभी वहां केवल ठंड थी। उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ में एक ट्रांसमिशन ताबीज को कुचल दिया। उसके सामने की जगह में लहरें दौड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। मुझे देखो। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, वह दो दिव्य दानव भेड़ियों के साथ मौके पर गायब हो गया। अध्याय 1436 सपने देखो। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दिव्य दानव भेड़िए अंधेरे प्रकाश की किरणों में बदल गए जो वाइल्ड लॉर्ड की ओर बढ़े। उसी समय यांग ये की आकृति एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो वाइल्ड लॉर्ड की ओर भी बढ़ी। वाइल्ड लॉर्ड की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई जब उसने यांग ये और दानव भेड़ियों को हमला करते देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये फॉलिंग स्काई स्टेलक क्षेत्र की उपेक्षा करेगा। आखिरकार यह एक 4 सितारा तारकीय क्षेत्र था। क्या वह पागल हो गया है? वाइल्ड लॉर्ड के पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था क्योंकि राक्षस भेड़िए उसके सामने थे। स्वाभाविक रूप से उसने उन राक्षस भेड़ियों का सामना करते समय लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की जो शीर्ष देवताओं के बराबर थे। उसने अपने हथौड़े को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और फिर उसे आगे की ओर घुमाया। बैंग बैंग, दो धमाके हुए और फिर वाइल्ड लॉर्ड उड़ गया। इसी बीच अचानक उसके सामने रोशनी की एक किरण प्रकट हुई। वाइल्ड लॉर्ड चौंक गया और जल्दी से अपने सामने अपना हथौड़ा उठाया। टकराना, एक विस्फोट हुआ और उसके हाथ में रखा हथौड़ा जोर से हिलने लगा और फिर उसका शरीर बार बार पीछे की ओर धकेला गया। इस बीच राक्षस भेड़िए अंधेरे प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गए थे जो वाइल्ड लॉर्ड के ऊपर पहुंच गए थे। वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सका। लगभग एक दर्जन सांसों में यांग यी और दो राक्षस भेड़ियों की संयुक्त सेना ने वाइल्ड लॉर्ड को बार बार पीछे धकेल दिया और उन्होंने उस पर एक दर्जन से अधिक छेद भी कर दिए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वाइल्ड लॉर्ड को मारने में अधिकतम 10 मिनट लगेंगे। युवक कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसकी आकृति यांग ये की ओर बढ़ी। वह स्वाभाविक रूप से वाइल्ड लॉर्ड को मारे जाते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि यह वही था जिसने वाइल्डलैंड स्टेलक क्षेत्र के आत्मसमर्पण की व्यवस्था की थी। अगर यह सफल होता तो फॉलिंग स्काई स्टेलक क्षेत्र में उसका दर्जा बहुत बढ़ जाता। हालांकि वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन की ताकत में जबरदस्त गिरावट आई थी, लेकिन यह केवल देवताओं के मामले में था। जहां तक इसके अर्ध देवताओं और इसके पास मौजूद दुनियाओं का सवाल है, वे अभी भी वहां थे। फॉलिंग स्काई स्टेलर रीजन के लिए यह सब मना करना मुश्किल था। इसलिए अगर वह सफल होता तो वह अत्यंत सराहनीय सेवा प्रदान करता। युवक का विचार अद्भुत था, लेकिन उसने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया था, और वह थी यांग यी की ताकत। जब यांग यी ने देखा कि युवक उस पर आक्रमण कर रहा है तो उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक उभरी और फिर उसने युवक की ओर गोली चला दी। एक प्रकाश की किरण चमकी। प्रकाश की उस किरण को देखकर युवक के चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया। इस समय उसे एहसास हुआ कि यांग ये की ताकत उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी। इस समय उसे जल्दबाजी में हमला करने का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तलवार की ऊर्जा पहले से ही उसके सामने थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वह केवल उसका सामना कर सकता था। युवक का फोल्डिंग पंखा उसकी कलाई के एक झटके से खुल गया और फिर उसमें से नीली रोशनी की एक किरण निकली और यांग ये की तलवार की ऊर्जा से टकराए। धमाका। जैसे ही नीली रोशनी की किरण और तलवार की ऊर्जा आपस में टकराए, एक विस्फोट हुआ। ऊर्जा और तलवार की ऊर्जा के अनगिनत धागे सभी दिशाओं में पागलों की तरह उछले। इस बीच युवक प्रभाव से दूर उड़ गया और उसके मुंह से खून फव्वारे की तरह छिड़का। हालांकि यांग ये को बिल्कुल भी पीछे नहीं धकेला गया था और वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया था जो उस युवक की ओर बढ़ रही थी। युवा पीढ़ी में ऐसे बहुत कम लोग थे जो इस समय यांग ये की बराबरी कर सकें। इसलिए युवक ने वास्तव में अपनी ताकत को बहुत ज्यादा आंक लिया था। आखिरकार युवा पीढ़ी में यांग ये जितने लोगों को जानता था उनमें से उसे सिर्फ नेदरमैडन से ही डर लगता था। क्यों? क्योंकि वह उसकी उम्र कम कर सकती थी। अगर वह अभी उसकी उम्र कम कर दे तो वह एक पल में मर जाएगा। जब युवक ने यांग ये को उस पर गोली चलाते देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपने दाहिने हाथ में फोल्डिंग पंखा पकड़ लिया और अपनी गहरी ऊर्जा को उसमें भरते हुए उसे आगे की ओर घुमाया। टकराना। फोल्डिंग पंखे से नीली रोशनी की एक चमकदार किरण निकली और वह तेजी से यांग ये की ओर बढ़ी। हालांकि यांग ये ने इसे बिल्कुल भी चकमा देने की कोशिश नहीं की और उसने अपनी तलवार तब खींची जब नीली रोशनी की किरण उससे टकराने वाली थी। टकराना। युवक ने आश्चर्य से देखा कि कैसे प्रकाश की किरण को टुकड़ों में काट दिया गया और यांग ये ने बिल्कुल भी गति नहीं धीमी की और वह तुरंत युवक के सामने पहुंच गया। इस बार यांग ये ने अपनी तलवार नहीं निकाली और बस अपनी मुट्ठी आगे पटक दी। जहां तक सवाल था, वह युवक उसकी गहन ऊर्जा के लायक नहीं था। उसकी शारीरिक शक्ति पर्याप्त थी। युवक भयभीत हो गया जब उसने यांग ये की मुट्ठी को अपनी ओर गिरते देखा और उसने जल्दी से अपना पंखा खोला और उसे अपनी छाती के सामने उठा लिया।
टकराना, सकना, युवक उड़ गया। उसके मुंह से खून की धारें हवा में उड़ गईं और हवा में एक खूबसूरत चाप बना दिया। यांग ये ने युवक का पीछा नहीं किया और वह बस पलट गया और वाइल्ड लॉर्ड की ओर गोली चला दी, जिसे राक्षस भेड़ियों ने पूरी तरह से दबा दिया था। जहां तक उसका सवाल था, सबसे महत्वपूर्ण बात वाइल्ड लॉर्ड को मारना था, क्योंकि वाइल्ड लॉर्ड युवक से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा था। अगर वाइल्ड लॉर्ड को भागने दिया गया तो उसके पास मौजूद ताकत के आधार पर वह निश्चित रूप से क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। जून वेरन और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उससे नहीं डरेंगे यदि वह उन पर खुलेआम हमला करता है। लेकिन अगर वाइल्ड लॉर्ड छाया से काम करता है तो क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे ही यांग ये ने जंगली राजा पर आक्रमण किया, उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और उसे घुमा दिया। टकराना, वाइल्ड लॉर्ड को तुरंत ही बहुत दूर तक उड़ा दिया गया। साथ ही उसका हाथ, जिसका इस्तेमाल उसने यांग यी के हमले के खिलाफ अपनी कुल्हाड़ी उठाने के लिए किया था, टुकड़ों में उड़ा दिया गया था। जैसे ही उसने वाइल्ड लॉर्ड को पीछे धकेला, दोनों राक्षस भेड़ियों ने तेजी से वाइल्ड लॉर्ड पर हमला कर दिया। अचानक वाइल्ड लॉर्ड ने कहा, यांग ये, मेरा वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र आत्मसमर्पण करने को तैयार है। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर लड़ाई जारी रही तो उसे मारे जाने में 10 मिनट से भी कम समय लगेगा। यांग यी और उन दो दिव्य दानव भेड़ियों की संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ने की बात तो दूर, उसके पास भागने का भी मौका नहीं था। भागने का एकमात्र तरीका समय खरीदना था। उसे फॉलिंग स्काई स्टेलर रीजन के विशेषज्ञों के आने तक समय खरीदना था। तभी उसके पास जीने का मौका होगा। राक्षस भेड़िए तुरंत रुक गए जब उन्होंने वाइल्ड लॉर्ड की आवाज सुनी और वे यांगे की ओर देखने लगे। तुम आत्मसमर्पण करना चाहते हो? यांगे के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। अगर तुम पहले ही कह देते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब आत्मसमर्पण के बारे में बात करने में बहुत देर हो चुकी है? जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, वह एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो वाइल्ड लॉर्ड की ओर बढ़ी। यांग ये कोई मूर्ख नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से वाइल्ड लॉर्ड पर विश्वास नहीं करेगा। वह जानता था कि वाइल्ड लॉर्ड निश्चित रूप से ईमानदारी से आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था। यह स्पष्ट था कि वाइल्ड लॉर्ड सुदृढ़ीकरण आने तक समय खरीद रहा था या अस्थायी रूप से आत्मसमर्पण कर रहा था ताकि वह बदला लेने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर सके। चाहे जो भी हो, यांग ये ऐसा नहीं चाहता था। जहां तक यांग ये का सवाल है, यह सबसे अच्छा था कि वाइल्ड लॉर्ड मर जाए। जब वाइल्ड लॉर्ड मर जाता, तब तक क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन के इलाके पर कब्जा कर सकता था। इसके अलावा यह भविष्य की सभी परेशानियों से छुटकारा पा लेगा। जब उसे एहसास हुआ कि यांग ये उसकी चाल में नहीं फंसने वाला, तो वाइल्ड लॉर्ड की आंखों में आखिरकार घबराहट की एक झलक दिखाई दी। लेकिन उस घबराहट को क्रूरता में बदलने में बस एक पल लगा। इस स्थिति में उसके लिए बचने का एकमात्र तरीका लड़ाई थी। उसे तब तक लड़ना था जब तक कि फॉलिंग स्काई स्टेलर रीजन के विशेषज्ञ नहीं आ जाते। तभी उसके पास बचने का मौका होगा। इसलिए जब वाइल्ड लॉर्ड ने उस बिंदु तक सोचा, तो उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। उसने अपनी बाईं मुट्ठी खोली और फिर उसकी हथेली थोड़ी हिली, इससे पहले कि उसकी बाईं हथेली के बीच में एक कट दिखाई दे। उसके बाद उसने तेजी से उसे अपने माथे पर दबाया। टकराना, उसके भीतर से एक भयानक आभा निकली और उसने तुरंत ही दोनों राक्षस भेड़ियों को लगभग 300 मीटर पीछे धकेल दिया। यांग यी की आंखों में आश्चर्य की चमक थी, क्योंकि वाइल्ड लॉर्ड की आभा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। यह कौन सी गुप्त तकनीक है? यह काफी भयानक लगती है। इस बीच वाइल्ड लॉर्ड ने यांग ये की ओर देखा। यांग ये, यह गुप्त तकनीक मेरे कबीले की सर्वोच्च गुप्त तकनीक है, रक्त बलिदान। यह एक ऐसी तकनीक है जो मेरे पूर्वजों के रक्त को मेरे भीतर जला देती है, ताकि मुझे आपकी गुप्त तकनीक में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। यांग ये की आवाज गूंजना भी बंद नहीं हुई थी जब वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो वाइल्ड लॉर्ड के सामने प्रकट हुई। उसे यह बात बहुत बुरी लगती थी जब लोग युद्ध के दौरान अपनी सांसें बर्बाद करते थे। एक व्यक्ति अपनी युद्ध तकनीक और साधना तकनीक का वर्णन करना शुरू करता, फिर दूसरा भी अपनी तकनीक का वर्णन करने लगता। क्या यह सब इतना महत्वपूर्ण था? क्या इससे युद्ध में उनकी ताकत बढ़ सकती थी? जहां तक यांग ये का सवाल है, वे बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थे और वे युद्ध में किसी की ताकत में सुधार नहीं कर सकते थे। अगर यह युद्ध में उसकी ताकत में सुधार कर सकता है, तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हेवनरेंट का 10 बार वर्णन करने के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए जीवन और मृत्यु की लड़ाई में व्यर्थ की बातें करने से बचना ही बेहतर था। भले ही वाइल्ड लॉर्ड ने बल द्वारा अपनी ताकत में सुधार करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था, फिर भी वह यांग यी और दो राक्षस भेड़ियों की संयुक्त सेना द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। उसके पास जवाबी हमला करने की क्षमता ही नहीं थी। इस समय वाइल्ड लॉर्ड भी वापस नहीं लड़ सकता था। वह केवल उन हमलों का विरोध कर सकता था जो उस पर किए गए थे। सौभाग्य से उसका शरीर काफी मजबूत था, इसलिए वह वार सहने में काफी सक्षम था। लगभग 10 सांसों का समय इसी तरह बीत गया। टकराना,
राक्षस भेड़ियों में से एक ने वाइल्ड लॉर्ड की पीठ पर वार किया, जिससे वह दूर जा गिरा। इस बीच दूसरा राक्षस भेड़िया अंधेरे प्रकाश की किरण में बदल गया जो वाइल्ड लॉर्ड की उड़ती हुई आकृति से टकराया। वाइल्ड लॉर्ड की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि राक्षस भेड़िए का शरीर उसके बुरी तरह घायल शरीर पर गिर रहा है। बचने की उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे अपनी बाईं हथेली को तेजी से आगे की ओर पटकने पर मजबूर कर दिया। दुर्भाग्यवश अपनी वर्तमान स्थिति में वह राक्षस भेड़िए का विरोध कैसे कर सकता था। टकराना, टक्कर से उसका हाथ टुकड़ों में टूट गया और उसके मुंह से खून का फव्वारा बहने लगा। इस समय उसकी आंखों में निराशा की एक लकीर उभर आई थी, लेकिन जल्दी ही उसकी आंखें खुल गईं और निराशा उत्साह और खुशी में बदल गई, क्योंकि ऊपर से प्रकाश की असंख्य किरणें यहां नीचे आ रही थीं। उनकी सेना यहां आ चुकी थी। यांग ये ने आसमान की ओर देखा और उसके मुंह के कोनों पर निर्दयता के भाव उभर आए। चाहे आज यहां कोई भी आए, मैं उसे मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो वाइल्ड लॉर्ड की ओर बढ़ी। इसी बीच ऊपर से एक भयंकर आवाज आई, रुको, सपने देखते रहो। यांग ये की आवाज गूंज उठी। उसी समय उसकी गति और भी तेज हो गई, और वह इतना तेज हो गया कि जिस प्रकाश की किरण में वह बदल गया था, उसे पहचानना व्यावहारिक रूप से असंभव था। एक क्षण बाद, नहीं, एक तीखी चीख आसमान में गूंजी और फिर एक सिर हवा में उछला और उसके साथ खून का फव्वारा निकला। अध्याय 1437 मुझे ईमानदार होने की अनुमति दें, आप कौन सोचते हैं कि आप हैं? बेशक, यह सिर वाइल्ड लॉर्ड का था। भले ही वाइल्ड लॉर्ड की ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, ताकत में अस्थायी वृद्धि का उल्लेख नहीं करना, फिर भी यांगी का समूह डर भी नहीं पाएगा यदि वाइल्ड लॉर्ड जैसा कोई अन्य विशेषज्ञ लड़ाई में शामिल हो जाए। वर्तमान में उसके पास 2 अर्धवापसी रैंक इरादे और 2 दिव्य दानव भेड़िए थे जो अपने दम पर 2 शीर्ष देवताओं से लड़ सकते थे। वाइल्ड लॉर्ड का तो कहना ही क्या, उनकी संयुक्त सेनाएं क्यू को भी हरा सकती थीं। हालांकि अगर क्यू अपनी ताकत वापस पा लेता तो वे निश्चित रूप से पराजित होते। आखिरकार क्यू पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। यांग ये ने अपने विचारों पर लगाम लगाई, हवा में उड़ रहे सिर की ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, कितने अफसोस की बात है। उसने पहले थोड़ी अधिक ताकत का प्रयोग किया था। वह धीरे धीरे वाइल्ड लॉर्ड को मारना चाहता था और फिर उसे एक तलवार सेवक में बदलना चाहता था। अगर वह वाइल्ड लॉर्ड को एक तलवार सेवक में बदल सकता है, तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ी मदद होगी। आखिरकार वाइल्ड लॉर्ड बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। हालांकि यांग ये को डर था कि महत्वपूर्ण क्षण में जटिलताएं पैदा होंगी, इसलिए उसने बिल्कुल भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार उसने गलती से वाइल्ड लॉर्ड का सिर ले लिया था। हालांकि उसने एक असाधारण तलवार सेवक को खो दिया था, लेकिन यह इतना बुरा नहीं था। कम से कम वाइल्ड लॉर्ड मर चुका था। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। यांग ये ने दूर की ओर देखा और एक महिला और 3 बूढ़े आदमी उससे बहुत दूर नहीं दिखाई दिए। महिला ने बैंगनी सोने का कवच पहना था, उसकी भौहें घुमावदार थीं, एक नुकीली ठोड़ी थी, चेहरे की सुंदर विशेषताएं जो व्यावहारिक रूप से परिपूर्ण थीं, और एक पतली और लंबी आकृति थी। वह बहुत आकर्षक थी। हालांकि उसके बारे में सबसे खास बात उसकी आंखें थीं, क्योंकि वे वास्तव में क्रमशः काली और सफेद थीं। उसकी आंखें उसे काफी अजीब लगती थीं, लेकिन इससे उसकी सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी शक्ल झून वेरन, सुकिंगशी और अन्य लोगों से किसी भी तरह से कमतर नहीं थी। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? वह कुछ नहीं बोली, और यह उसके बगल में काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा था। बूढ़ा आदमी यांग यी को घूर रहा था, जबकि क्रोध और हत्या के इरादे की एक झलक उसकी आंखों में भर गई थी। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई, मुझे सिर्फ इसलिए रुक जाना चाहिए क्योंकि तुमने ऐसा कहा है। मुझे ईमानदारी से बोलने दो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े आदमी ने तुरंत एक क्रूर भाव प्रकट किया। बूढ़ा आदमी बोलने ही वाला था कि यांग ये ने अचानक अपनी तलवार बूढ़े आदमी की ओर तान दी। बूढ़े आदमी, क्या तुम लड़ना चाहते हो? यांग ये कोई दमनकारी और दबंग व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो हर बात को चुपचाप सह लेता। अगर कोई उसका सम्मान करता तो वह उसका सम्मान करता, अगर कोई उसका सम्मान नहीं करता तो वह उसका सम्मान क्यों करता? बूढ़ा आदमी आने के बाद से ही दबंगई से पेश आता था, इसलिए यांग ये स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो वह व्यक्ति उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। बूढ़ा आदमी स्तब्ध रह गया। जाहिर है, उसने यांग ये से ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। उसे अपने सदमे से उबरने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उसके भीतर से एक भयानक आभा बाहर निकली। हालांकि यह तभी प्रकट हुई थी जब उसके बगल में बैठी महिला ने अपना हाथ हिलाया और फिर ऊर्जा की एक रहस्यमयी लहर बूढ़े आदमी की ओर बह गई, इससे पहले कि बूढ़े आदमी की आभा तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो जाए। यह दृश्य देखकर यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें एक गंभीर भाव का निशान दिखाई दिया।
वह महिला केवल एक अर्ध देवता थी, लेकिन उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की आभा को पूरी आसानी से नष्ट कर दिया था। ऐसी ताकत साधारण नहीं थी। आखिरकार बूढ़ा आदमी एक देवता था और उसकी ताकत एल्ड युआन से कम नहीं थी। यांग ये अंदर से सतर्क हो गया। भले ही उसने उससे लड़ाई नहीं की थी, लेकिन पहले के उस दृश्य ने साबित कर दिया था कि वह कितनी मजबूत थी। रणनीतिक रूप से अवमानना करें, लेकिन दुश्मन को गंभीरता से लें। बूढ़े व्यक्ति को महिला की हरकतों के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई और वह तुरंत पीछे हटकर उसके पीछे खड़ा हो गया। इस बीच महिला ने यांग ये की सेना को देखा। उसने यांग ये के सामने खड़े दिव्य दानव भेड़ियों को देखा और फिर उसने यांग ये को देखा। आप पूर्वी क्षेत्र में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे गिरते आकाशीय तारकीय क्षेत्र को इस तरह चुनौती देने की हिम्मत की है। चुनौती? यांग ये ने हंसते हुए कहा, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर तुम मुझे धमकाने की कोशिश करोगे तो मुझे वापस लड़ना होगा, है ना? हम तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन ने मेरे फॉलिंग स्काई स्टेलर रीजन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, फिर भी तुमने वाइल्ड लॉर्ड को मार डाला। क्या तुम्हें यकीन है कि हम तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? यांग ये ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र ने आत्मसमर्पण क्यों किया? उसने उस युवक को देखा जिसे यांग ये ने अभी अभी लगभग अपंग बना दिया था। इस बीच यांग ये ने अचानक कहा, आपको उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन ने मेरे स्टेलर रीजन पर हमला करने के लिए कुछ और स्टेलर रीजन के साथ सेना में शामिल हो गए, लेकिन वे हार गए। समझे? यह आपका स्टेलर रीजन था जिसने मेरे क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन और वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन के बीच दुश्मनी में जबरदस्ती हस्तक्षेप किया। उसके बाद आप बहुत ही उच्च और शक्तिशाली होने का नाटक करते हुए मुझसे कहते हैं कि मुझे बदला नहीं लेना चाहिए क्योंकि वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन आपकी सुरक्षा में है। तो मुझे बताओ, क्या तुम मुझे धमका रहे हो या मैं तुम्हें धमका रहा हूँ? वह यांग ये को बहुत देर तक देखती रही और फिर मुड़कर युवक की ओर देखने लगी। युवक कुछ देर झिझका और फिर बोला, वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन और क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन के बीच दुश्मनी है और मुझे पता है कि उन्होंने हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि वे क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन के खिलाफ हमारा इस्तेमाल करना चाहते थे। हालांकि वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन एक 3 सितारा तारकीय क्षेत्र है। इसमें 120 छोटी दुनियाएं और एक मध्यम दुनिया है। अगर हम उन सभी को प्राप्त कर सकते हैं तो यह हमारे फॉलिंग स्काई स्टेलर रीजन के लिए बेहद फायदेमंद होगा। महिला काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, यह कोई बड़ी गलती नहीं है। युवक ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसका क्या मतलब था। उसके विचार सही थे, लेकिन उसने एक बात को अनदेखा कर दिया था और वह थी यांग ये की ताकत और साहस। उसने सोचा था कि फॉलिंग स्काई स्टेलर रीजन का नाम इस्तेमाल करने से यांग ये आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट जाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये मना कर देगा और यहां तक अपने सुदृढ़ के आने से पहले वाइल्ड लॉर्ड को मार भी देगा। यह फॉलिंग स्काई स्टेलर रीजन के प्रति अवमानना करने से भिन्न नहीं था। युवक ने यांग यी की तरफ देखा और फिर वह महिला के पीछे चला गया। जाहिर है, यह मामला अब उसकी क्षमता से परे था। वह यांग ये की ओर देखने के लिए मुड़ी। वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र के कब्जे में सभी दुनियाएं मेरे फॉलिंग स्काई स्टेलर क्षेत्र की हैं। उसके शब्दों के पीछे का अर्थ यह था कि वह इस तथ्य का पीछा नहीं करेगी कि यांग ये ने वाइल्ड लॉर्ड को मार डाला था। हालांकि वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र का क्षेत्र फॉलिंग स्काई स्टेलर क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन ने मेरे क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन से 32 दुनियाएं ले लीं। उन्हें मेरे स्टेलर रीजन में वापस करना होगा। यांग यी ने भी समझौता कर लिया था। वह वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन का इलाका छोड़ सकता था, लेकिन क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन की दुनिया को वापस करना था। वह नहीं जानता था कि 4 सितारा क्षेत्र कितने शक्तिशाली थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली थे। अगर वह अकेला होता तो उसे उनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें उसे मारने के लिए कम से कम 20 से ज्यादा देवताओं को भेजना पड़ता और हो सकता है कि वे देवता सफल भी न हो पाएं। यदि वह अचानक हमले करने लगे तो वह हत्यारे से भी अधिक भयानक होगा। हालांकि वह अकेला नहीं था। उसके पास स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र था। अगर वे उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे तो वे स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र अभी एक और युद्ध में शामिल होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। महिला ने अचानक कहा, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? यांग ये ने सिर हिलाया, तो चलो लड़ते हैं। शायद मैं तुम्हारे तारकीय क्षेत्र को नष्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसे अपंग करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि उसने कहा था, अगर फॉलिंग स्काई स्टेलर रीजन उन दुनियाओं को क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को वापस करने से इनकार कर देता है तो एकमात्र विकल्प युद्ध ही है। भले ही क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन अभी युद्ध में उतरने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे यह युद्ध लड़ना ही था, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार अगर वे तब वापस नहीं लड़ते जब कोई और उनका क्षेत्र ले लेता है, तो क्या यह दुखद नहीं होगा?
ऐसे कई मौके आए जब मौत डरावनी नहीं थी। डरावनी बात थी एक ऐसी जिंदगी जीना जो मौत से भी बदतर थी। वे अपना क्षेत्र खो सकते थे, लेकिन अपनी रीढ़ और गरिमा नहीं खो सकते थे। हमें अपंग बना दोगे? काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभर आई। तुम ऐसा करोगे? कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वे दो जानवर बहुत ताकतवर हैं। हालांकि उन दो जानवरों का तो जिक्र ही नहीं। मेरा गिरता हुआ आकाश तारा क्षेत्र तुमसे नहीं डरेगा, भले ही तुम्हारे पास 10 और जानवर हों। यांग ये ने काले लबादे वाले बूढ़े आदमी को देखा। मुझे लगता है कि चूंकि आप निर्णय लेने वाले नहीं हैं, तो क्या आप अपना मुंह बंद रख सकते हैं? अन्यथा हम एक मुकाबला क्यों नहीं करते? बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? तो इसे लाओ। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो बूढ़े आदमी पर जा गिरी। वह बहुत तेज था और बूढ़े आदमी के सामने पहुंचने में उसे बस एक पल लगा। यांग ये को हमला करते देख बूढ़े आदमी के चेहरे पर तुरंत एक क्रूर भाव उभर आया। हालांकि उसके पीछे खड़ी महिला अचानक बोली, सावधान रहना। सावधान। बूढ़ा आदमी काफी हैरान था, लेकिन एक पल में ही उसका चेहरा एकदम बदल गया क्योंकि एक तलवार उसकी ओर उतर रही थी। यह खतरनाक था, अत्यंत खतरनाक। यही वह बात थी जो काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को अभी महसूस हुई, और वह चौंक गया। उसके भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसी समय उसके ऊपर एक काली ढाल दिखाई दी, और फिर उसकी गहन ऊर्जा काली ढाल में एक धारा की तरह पागलों की तरह उमड़ पड़ी, जिससे उसमें से चमकदार काली रोशनी की किरण फूट पड़ी। काली रोशनी ने तुरंत यांग ये के हमले को घेर लिया। टकराना। हालांकि कुछ ही पल बाद काली रोशनी के भीतर से एक चमकदार रोशनी की किरण फूट पड़ी, और काली रोशनी तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। इसके अलावा काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ढाल भी फट गई, और यह ऊर्जा के टुकड़ों में बदल गई जो आसमान से बरसने लगी। उसी समय काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी हवा से नीचे गिरा और जमीन पर धंस गया। धमाका। जमीन जोर से हिलने लगी और धूल के अनगिनत कण हवा में उछलने लगे। बूढ़ा आदमी मरा नहीं था, लेकिन उसने लड़ने की क्षमता जरूर खो दी थी। बेशक वह जीवित था, इसका कारण वह ढाल थी। वह ढाल एक निम्न श्रेणी का मूल रैंक खजाना था। यांग यी के एक ही हमले से एक निम्न श्रेणी का मूल रैंक खजाना भी टुकड़े टुकड़े हो गया था। इसके अलावा इसने एक देवता को भी अपंग कर दिया था। क्योंकि वह हमला कोई साधारण हेवन रेंड नहीं था, यह दो ओवरलैप किए गए हेवन रेंड थे जिन्हें दो क्वासी रिटर्नल रैंक इंटेंट द्वारा बढ़ाया गया था। ऐसा हमला कितना भयानक था। यांग ये ने धीरे से अपनी तलवार को प्राचीन म्यान में डाला, और फिर उसने महिला समूह की ओर देखा। देवताओं, इसमें मेरी तलवार के केवल एक झटके की जरूरत है। अध्याय 1438। क्या यह आदिकालीन शिवालय से भी अधिक भयानक है? महिला और अन्य लोगों के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये की ताकत इतनी भयानक होगी। उन्होंने सोचा था कि यह दो दिव्य दानव भेड़ियों की वजह से था जो जंगली भगवान की मौत का कारण बने, इसलिए उन्होंने यांग ये को थोड़ा नीचा देखा। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वह उन दो राक्षस भेड़ियों से कहीं ज्यादा भयानक था। आखिरकार उसने अपनी तलवार के एक ही झटके से एक निम्न श्रेणी के मूल रैंक के खजाने को नष्ट कर दिया था और एक देवता को अशक्त कर दिया था। ऐसी ताकत को केवल भयावह ही नहीं कहा जा सकता, यह असामान्य था, अत्यंत असामान्य। इस समय युवक के चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था, और उसके दिल में डर की एक मजबूत भावना थी, क्योंकि उसने वास्तव में यांग ये पर हमला करने की पहल की थी। अगर यांग ये ने उस पर भी यही हमला किया होता, तो शायद वह नष्ट हो जाता। धिक्कार है तुम पर, वाइल्ड्स लॉर्ड, युवक ने अचानक अपने दिल में कोसा। उसने वाइल्ड्स लॉर्ड को कोसा क्योंकि वाइल्ड्स लॉर्ड ने उसे यांग ये की असली ताकत के बारे में नहीं बताया था। इसके अलावा वह लापरवाह था, और उसने वाइल्डलैंड स्टेल क्षेत्र में आने के बाद यांग ये की पृष्ठभूमि और ताकत की जांच नहीं की थी। अगर उसने यांग ये की जांच की होती, तो वह निश्चित रूप से अभी इतनी जल्दबाजी में काम नहीं करता। भले ही फॉलिंग स्काई स्टेल क्षेत्र एक 4 सितारा तारकीय क्षेत्र था और यांग ये से डरता नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह यांग ये को नीची नजर से देख सकता था। कम से कम उसके पास यह क्षमता या अधिकार नहीं था। लेकिन उसने ऐसा किया था, और परिणामस्वरूप वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। इस बीच महिला ने अचानक कहा, मैंने वास्तव में आपको कम आंका है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप जैसी प्रतिभाशाली महिला ऐसी जगह पर होगी। हालांकि वह भी एक प्रतिभाशाली थी, लेकिन यांग ये की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। यहां तक कि उसे भी पहले के हमले का सामना करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। यह सबसे शक्तिशाली तलवार तकनीक थी जो उसने कभी देखी थी। यांग ये ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा गिरता हुआ आकाश तारकीय क्षेत्र अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता है। ठीक है, मैं तुम्हें सम्मान दे सकता हूं। तुम वे दुनियाएं ले सकते हो जो वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र की थीं। हालांकि वे दुनियाएं जो वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र ने मेरे क्लाउड्स ऑफ हेवन तारकीय क्षेत्र से ली थी, उन्हें वापस करना होगा। अन्यथा मैं किसी को सम्मान नहीं दूंगा। यही मेरी सीमा है। तो क्या हमें लड़ना चाहिए या इसे शांति से खत्म करना चाहिए?
तुम फैसला कर सकते हो। उसने यांग यी को बहुत देर तक देखा और फिर बोली, क्या आपको लगता है कि 30 छोटे छोटे विश्वों के लिए 4 सितारा क्षेत्र को अपमानित करना उचित है? क्या तुम आभारी होगे अगर मैं तुम्हें वो दुनिया दे दूं? यांग ये ठंडी हंसी हंसी, नहीं, तुम आभारी नहीं होगे। तुम्हारा तार्किक क्षेत्र बस यही सोचेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। यह इस हद तक है कि तुम एक गज लेने की कोशिश करोगे और उससे भी ज्यादा मांगोगे। तुम सभी को बेहतर स्थिति में रहने की आदत है, और तुम्हारी यह भयानक आदत है। इसके अलावा, मुझे तुम सभी से पक्षपात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल बेकार है। मेरी अपनी ताकत ही एकमात्र चीज है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। महिला ने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नजर डाली। मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ। मेरा गिरता हुआ आकाश तारकीय क्षेत्र उन दुनियाओं को नहीं लेगा जो स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से संबंधित हैं। हालांकि, मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र से परेशानी की तलाश में नहीं आएंगे, क्योंकि इस पल के बाद, यह वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र नहीं बल्कि गिरता हुआ आकाश तारकीय क्षेत्र है। समझे? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, नहीं मेरे पास ऐसा करने का समय है। यांग ये ने आगे कहा, एक आखिरी चेतावनी। अपने लोगों से कहो कि वे मुझे नाराज न करें। मेरा स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए, अगर मैं गलती से उन्हें मार दूं और हमारे बीच युद्ध छिड़ जाए तो यह बुरा होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये एक पल भी नहीं रुका। उसका चेहरा चमक उठा और वहीं गायब हो गया। यांग ये के चले जाने पर, महिला के पास खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कितनी घमंडी हो। उसके पास इसका समर्थन करने की ताकत है। एक और बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, तलवार दाव में उसकी उपलब्धियां बेहद भयानक स्तर पर हैं। मुझे डर है कि अगर यह युवा पीढ़ी के बीच है, तो ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 3 में से केवल 3 ही उससे लड़ने में सक्षम हैं। वे अकेले नहीं हैं। इस बीच, महिला ने कहा, दुनिया में अनगिनत असाधारण लोग हैं, और जबकि कई अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग ड्रैगन रैंकिंग पर नहीं हैं, उनकी ताकत ड्रैगन रैंकिंग पर उन लोगों से कम नहीं है। उस आदमी की तरह, यांग ये। भले ही वह ड्रैगन रैंकिंग पर नहीं है, लेकिन ड्रैगन रैंकिंग में पहले स्थान के अलावा, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले लोग भी शायद उसे हरा नहीं पाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने युवक की ओर देखा, जाओ, उसके बारे में हर एक जानकारी ले आओ। मुझे 15 मिनट के अंदर चाहिए। हाँ, युवक ने उसे हल्के से झुकाया और फिर वह दूर गायब हो गया। करीब 15 मिनट बाद वह युवक वापस आया। इस समय उसके चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे। उसने कुछ नहीं कहा और सम्मानपूर्वक महिला को एक स्क्रॉल थमा दिया। उसने उस पर नजर डाली और स्क्रॉल खोला। जैसे जैसे वह इसे देखती गई, उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। अंत में, यह बेहद गंभीर हो गया। उसके पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या हुआ? उसने स्क्रॉल को लपेटा, बहुत देर तक चुप रही, और फिर बोली, उसके पास तारकीय तलवार आरेख है और वह इसे सक्रिय कर सकता है। उसने इसका उपयोग वाइल्डलैंड्स तारकीय क्षेत्र और कुछ और तारकीय क्षेत्रों से 26 देवताओं को तुरंत नष्ट करने के लिए किया। बूढ़े की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनमें सदमे का भाव झलकने लगा। 26 देवता, शून्य नहीं, अर्ध देवता नहीं, बल्कि देवता। 26 देवता एक ही क्षण में मारे गए थे। इस बीच, महिला ने गहरी सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतना अडिग होने की हिम्मत की, इसलिए उसके पास तारकीय तलवार आरेख था। उसके पास ऐसे दिव्य खजाने के साथ, यहां तक एक 4 सितारा तारकीय क्षेत्र भी उसे अपमानित नहीं करेगा। 4 सितारा तारकीय क्षेत्रों में निश्चित रूप से 20 से ज्यादा देवता थे, लेकिन वे इतने सारे देवताओं को खोने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे। जरा सोचिए, अगर यांग ये गिरते हुए आकाश तारकीय क्षेत्र में गया, तारकीय तलवार आरेख को सक्रिय किया, और फिर अपने आसपास की हर चीज पर हमला किया। इसके बारे में सोचना ही भयानक था। महिला बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, उसे नाराज मत करो। स्वर्ग के बादलों को भी नाराज मत करो। अगर संभव हो तो उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करने की पूरी कोशिश करो। चूंकि हम दुश्मन नहीं बन सकते, तो हमें दोस्त बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारे बीच कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके। इस बीच, युवक ने अचानक पूछा, क्या स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के प्रति सद्भावना दिखाना अपमानजनक नहीं है? महिला ने युवक की ओर देखा, क्या वह हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के योग्य नहीं है? युवक ने जल्दी से जवाब दिया, बेशक वह है। उसने उसे देखा और कहा, योग्य सेवा करने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन तुम अधीर नहीं हो सकते। तुम्हें कुछ भी करने से पहले हर बात पर विचार करना चाहिए। अन्यथा, तुम उस योग्य सेवा को करने में सफल होने से पहले ही अपनी जान गंवा सकते हो। युवक ने जल्दी से सिर झुकाया, गार्जियन ये, मैं समझ गया। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे योगदान की रिपोर्ट करूंगी। यह काफी बड़ा योगदान है, इसलिए तुम्हें शायद उदार पुरस्कार मिलेंगे। युवक ने जल्दी से घुटने टेके और थोड़ी उत्तेजना के साथ बोला, धन्यवाद, गार्जियन ये। तुम इसके लायक हो। उसने आगे कहा, यहाँ रहो और हमारी सेनाओं के साथ मिलकर इन दुनियाओं पर नियंत्रण करो। याद रखो, मैंने क्या कहा था, स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र को नाराज मत करो।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गई। बूढ़े लोग जल्दी से उसके पीछे चले गए। उनके चले जाने के बाद युवक आखिरकार सीधा खड़ा हुआ और राहत की लंबी सांस ली। इस बार, जबकि उसने सराहनीय सेवा की थी, वह लगभग अपनी जान गंवा चुका था, और इसका कारण यह था कि उसने यांगे की जांच नहीं की थी। डॉट 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 यांगे वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र में नहीं रुके। वह स्टेलर सिटी गए और वहां टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग करके क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर क्षेत्र में वापस आ गए। वॉर गॉड हॉल में केवल 3 लोग थे, यांगे, ये लियून और झूंग वेइरन। झूंग वेइरन ने पूछा, क्या यह हो गया? यांगे ने सिर हिलाया, सब हो गया। आप बाद में उन दुनियाओं पर नियंत्रण करने के लिए लोगों को भेज सकते हैं। ये लियून ने पूछा, आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, है ना? मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। यांगे ने उन्हें बताया कि वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन में क्या हुआ था। उसने उन्हें यह इसलिए बताया क्योंकि वह उन्हें बताना चाहता था कि वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन अब फॉलिंग स्काई स्टेलर रीजन के नियंत्रण में है। इसलिए क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को इससे सावधान रहना होगा। आखिरकार, इसे विकसित होने और बढ़ने के लिए समय चाहिए था, और इसे एक और युद्ध की आवश्यकता नहीं थी। कुछ देर बाद ये लियून ने गंभीरता से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन ने मूर्खतापूर्ण कार्य करने का साहस किया, इसलिए उसे शक्तिशाली समर्थन मिला। बोलते हुए उसने यांगे को देखा, तुम्हारा उनसे झगड़ा हो गया है ना? यांगे ने सिर हिलाया, मैंने उनके देवताओं में से एक को अपंग बना दिया। मुझे पता था। उसने उसकी ओर देखा, कोई आश्चर्य नहीं कि वे उन दुनियाओं को हमें वापस करने के लिए तैयार थे। हालांकि, मैं इस बात को लेकर काफी उत्सुक हूं कि आपने इस बार समझौता करने का फैसला क्यों किया। मैंने सोचा था कि आप वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन से संबंधित सभी दुनियाएं चाहते होंगे। यांगे ने अपना सिर हिलाया, यह इसके लायक नहीं है। भले ही वह उन दुनियाओं को क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन के लिए प्राप्त कर ले, लेकिन उसे फॉलिंग स्काई स्टेलर रीजन के साथ युद्ध करना होगा। उस समय, क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन फिर से युद्ध की स्थिति में आ जाएगा, और उसे और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा, उसके पास इस पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसके पास जीने के लिए केवल 2 महीने से कुछ अधिक समय बचा था। यह वास्तव में नहीं है। ये लियून मुस्कुराया, हमारे पास अभी करने के लिए अनगिनत काम है, और हमें समय चाहिए। इसलिए, यदि संभव हो तो युद्ध से बचना सबसे अच्छा है। यांग ये मुस्कुराया, आप दोनों को वाइल्डलैंड स्टेलर क्षेत्र के बारे में बताने के अलावा, मैं एक और कारण से लौटा हूं, और वह यह है कि मैं अशुभ क्षेत्र की ओर जा रहा हूं। तुम्हें करना ही होगा। इस बीच, झूंग वेइरन ने गंभीरता से कहा, तुम अब और देरी नहीं कर सकते। ये लियून ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। यांग ये तलवार गठबंधन और स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र दोनों के लिए समर्थन का स्तंभ था। अगर उसे कुछ हुआ, तो वह वास्तव में परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेगी। यांग ये ने सिर हिलाया, और फिर उसने झूंग वेइरन को देखा, वेइरन, क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? उसने जवाब में अपना सिर थोड़ा हिलाया, नहीं। मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं बताया। यांग ये ने कहा, तो मैं जाकर उससे पूछूंगी। वास्तव में, आप बस दिव्य दानव भेड़ियों से पूछ सकते हैं। इस बीच, झूंग वेइरन ने कहा, वे वहां से हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से मेरे पिता से बेहतर जानते हैं। ठीक है। यांग ये मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। दोनों राक्षस भेड़िए उसके सामने प्रकट हुए। वे बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे क्योंकि वे जुड़वां थे। यांग ये ने उन्हें नाम दिए थे, और वे थे बिग ब्लैकी और लिटिल ब्लैकी। यांग ये ने पूछा, अशुभ क्षेत्र कहाँ है? जब उन्होंने यांग यी की बात सुनी तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, और फिर उन्होंने तेजी से अपना सिर हिला दिया। यांग यी और बाकी लोग दंग रह गए। उसने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे वहां ले चलो, समझे? दोनों ने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। यांग ये का चेहरा उतर गया, अगर तुमने मना कर दिया, तो मैं तुम्हें वापस अंदर डाल दूंगी। दोनों राक्षस भेड़िए एक पल के लिए हिचकिचाए, और फिर वे अंधेरे प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गए जो यांग ये की छाती में प्रवेश कर गए। यांग ये दंग रह गया। क्या यह आदिकालीन शिवालय से भी अधिक भयानक है? अध्याय 1439 मौत पीले झरनों के पार है। यांग ये वास्तव में काफी हैरान था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि दिव्य दानव भेड़िए उसे अशुभ क्षेत्र में ले जाने के बजाय आदिम शिवालय में प्रवेश करेंगे। वे सर्वोच्च देवताओं के बराबर थे। यह कहा जा सकता है कि उन्हें मारने के लिए कम से कम 10 या उससे अधिक देवताओं की आवश्यकता होगी। लेकिन वास्तव में वे अशुभ क्षेत्र में लौटने से डरते थे। क्या अशुभ क्षेत्र आदिकालीन शिवालय से भी अधिक भयानक था? बेशक ऐसा नहीं था। वे प्राइमोडियल पैगोडा में रहना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल अब वे इससे इतना डरते नहीं थे, क्योंकि जब तक उनका वापस लड़ने का कोई इरादा नहीं था, तब तक यह उनके खिलाफ काम नहीं करेगा। इसके अलावा, अब उन्हें इसमें रहना अच्छा लगता था, क्योंकि आदि शिवालय में आत्मिक ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी। ऐसी आत्मिक ऊर्जा उनके लिए बहुत लाभकारी थी। इसलिए, जब यांग ये ने इसकी तुलना अशुभ क्षेत्र से की, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से आदिकालीन शिवालय को चुना।
यांग ये ने राक्षस भेड़ियों को फिर से नहीं बुलाया, और इसके बजाय वह झून वेइरन को देखता रहा। वह बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, मेरे पिता ने उस अशुभ क्षेत्र से लौटने के बाद उसके बारे में बहुत कम बात की। उन्होंने मुझे सिर्फ चेतावनी दी कि जब तक मैं देवलोक में न पहुंच जाऊं, तब तक वहां बिल्कुल न जाऊं। इसलिए उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि वहां कैसे जाना है। उसने यांग यी को देखा और आगे कहा, मैंने सोचा था कि अशुभ क्षेत्र बाहरी दुनिया की तुलना में थोड़ा अधिक खतरनाक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह उससे बहुत दूर है। वह उसे न जाने की सलाह देना चाहती थी। हालांकि अगर वह नहीं गया तो वह अपने जीवन काल से कैसे निपटेगा। साधना 2 महीने में अर्ध देवता क्षेत्र में साधना। यह यथार्थवादी नहीं था। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन आपको मेरी ताकत के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा मेरे साथ 3 क्रूर जानवर हैं। हम 20 देवताओं की संयुक्त सेना से भी सुरक्षित रूप से बच सकते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझे? जून वेइरन का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। वास्तव में साधारण देवता यांग ये की वर्तमान ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस तथ्य के साथ कि उसके साथ वे 3 क्रूर जानवर थे, उसे खतरा पैदा करने के लिए कम से कम 20 से ज्यादा देवताओं की जरूरत थी। इसके अलावा भले ही उसे 20 से ज्यादा देवताओं का सामना करना पड़े, यांग ये के समूह की ताकत ऐसे हमले से बिना किसी नुकसान के पीछे हटने के लिए पर्याप्त थी। यांग ये मुस्कुराया, आओ अपने पिता से मिलें। जून वेइरन ने सिर हिलाया और यांग ये के साथ हॉल से बाहर चला गया। जून वेटियन का कमरा। जून वेटियान ने गंभीरता से पूछा, क्या आप अशुभ क्षेत्र की ओर जाने का इरादा रखते हैं? यांग ये ने सिर हिलाया। जून वेटियान ने पूछा, क्या यह बिल्कुल आवश्यक है? क्यों? यांग ये ने आगे कहा, क्या यह वास्तव में बहुत खतरनाक है? यह सिर्फ खतरनाक ही नहीं है। जून वेटियान ने गंभीरता से कहा, कोई नहीं जानता कि अशुभ क्षेत्र कैसे बना। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यह बहुत समय पहले से ही मौजूद है। यह एक स्वतंत्र दुनिया है और कोई भी इसका वास्तविक आकार नहीं जानता, क्योंकि अशुभ क्षेत्र में बहुत अंदर जाने के बाद कोई भी जिंदा बाहर नहीं आ पाया है। उसने यांग ये को इस समय देखा, अतीत में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ जो ड्रैगन रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था, वह अशुभ क्षेत्र में बहुत अंदर चला गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। इसके अलावा बड़ी दुनिया के विशेषज्ञों ने भी अशुभ क्षेत्र का पता लगाने के लिए अपनी सेनाएं यहां भेजी हैं, और वे एक बार वहां बहुत अंदर चले जाने के बाद कभी वापस नहीं आए। जून वेइरन का चेहरा तुरंत अत्यंत गंभीर हो गया। यांग ये का चेहरा भी काफी गंभीर था। आखिरकार बड़ी दुनिया के विशेषज्ञ भी वहां गए थे, फिर भी वे वापस नहीं आए। जब उसने दिव्य दानव भेड़ियों की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा, तो यांग ये जानता था कि यह वास्तव में बेहद खतरनाक था। भले ही उसे अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन वह जानता था कि हमेशा कोई न कोई उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है। उदाहरण के लिए, अंधी युवती, उन्मुक्त, जियानबूजी और ताओवादी वेश में बूढ़ा आदमी। यदि उनके स्तर का कोई विशेषज्ञ अशुभ क्षेत्र में मौजूद होता, भले ही ताओवादी के वस्त्र में बूढ़े व्यक्ति के स्तर के विशेषज्ञ के लिए वहां मौजूद होना असंभव था, लेकिन जियानबूजी, ब्लाइंड मैडन या अनफेटेड वन के स्तर के विशेषज्ञ के लिए वहां मौजूद होना असंभव नहीं था। अगर उसका सामना ऐसे किसी विशेषज्ञ से होता, तो उसकी ताकत अपर्याप्त होती, भले ही क्यू और राक्षस भेड़ियों को शामिल किया गया हो। इसलिए यद्यपि वह आश्वस्त तो हो सकता था, परंतु वह अहंकारी नहीं हो सकता था। इस बीच झून वेतियान ने कहा, मैंने वास्तव में उन सभी वर्षों पहले संयोग से अशुभ क्षेत्र में प्रवेश किया था। हालांकि मैं गहराई तक नहीं गया, और मैं केवल बाहरी क्षेत्र में ही रहा। हालांकि मैंने केवल बाहरी क्षेत्र से ही जबरदस्त भाग्य प्राप्त किया। मेरी शक्ति, शांति रक्षक और वार गॉड फॉर्मेशन वहां प्राप्त हुए थे। मैं अकेला नहीं हूं। यहां तक कि दिव्य दानव भगवान ने भी उन 2 दिव्य दानव भेड़ियों और अपनी शक्ति को वहां प्राप्त किया। जून वेतियान ने एक पल के लिए रुककर कहा, दानव भगवान के भीतर का दिव्य दानव अशुभ क्षेत्र से था। हालांकि ऐसा लगता है कि उसे भारी चोटें लगी थीं। अन्यथा उसे किसी मेजबान की जरूरत नहीं होती। हालांकि भले ही वह बुरी तरह घायल हो, लेकिन उसकी ताकत बेहद भयानक थी। दिव्य दानव। यांग ये चुप हो गई। यांग ये नहीं जानती थी कि दिव्य दानव वास्तव में कितना शक्तिशाली था, लेकिन इस तथ्य के आधार पर कि दिव्य दानव भगवान को नियंत्रित कर सकता था, दिव्य दानव की ताकत निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली थी। अगर दिव्य दानव ने यांग ये के शरीर में प्रवेश करके मौत को आमंत्रित नहीं किया होता, तो यांग ये दिव्य दानव के सामने असहाय हो सकती थी। इस बीच झून वेतियान ने कहा, भले ही हम केवल बाहरी क्षेत्र में ही गए हों, फिर भी यह बेहद खतरनाक था। अगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती, तो मैं वहां अपनी जान गंवा देता। दरअसल उस जगह में प्रवेश करना ताकत की बात नहीं बल्कि किस्मत की बात है। यांग ये हैरान था, तुम्हारा क्या मतलब है? जून वेतियान ने समझाया, क्योंकि अगर आप वहां किसी खतरनाक चीज का सामना करते हैं, तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे।
इसके विपरीत, अगर आप उन खतरनाक चीजों से बचने में सक्षम हैं, तो आप भाग्यशाली मुठभेड़ प्राप्त कर सकते हैं और बच सकते हैं। हालांकि, एक बार जब आप उन खतरनाक चीजों का सामना करते हैं। यांग ये ने पूछा, वे खतरनाक चीजें क्या हैं? जून वेतियान ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। क्योंकि व्यावहारिक रूप से वे सभी लोग मर चुके हैं जो उनसे भिड़े थे। अगर कुछ बच भी गए तो वे इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं हैं। उसने यांग ये को देखा और आगे कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, और अगर तुम्हारे 3 क्रूर जानवर भी इसमें शामिल हो जाएं तो 20 देवता भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालांकि, अगर यह संभव है, तो ऐसा जोखिम न लेना ही बेहतर है। इसे अपने लिए और वेइरन के लिए करो। यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर यह संभव होता, तो मैं भी नहीं जाना चाहती। लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, मुझे जाना ही होगा। वह जोखिम लेने वाला व्यक्ति नहीं था। क्योंकि जहां तक उसका सवाल था, केवल वही व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा जिसके पास करने के लिए कुछ बेहतर न हो और जो अपने जीवन में कुछ रोमांच चाहता हो। अगर यह उसके जीवन काल के लिए न होता, तो वह निश्चित रूप से अशुभ क्षेत्र की ओर नहीं जाता। लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकती थी, भले ही वह आदिम शिवालय के भीतर साधना करता, फिर भी उसे 2 महीने से थोड़े अधिक समय में अर्धदेवता क्षेत्र प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। यदि वह उस समय सीमा में अर्धदेवत्व क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर सका, तो वह समाप्त हो जाएगा। जून वेटियन हैरान था, क्यों? जीवन काल। इस बीच, जून वेरन बोला, जब उसने तारकीय तलवार आरेख का उपयोग किया तो उसने अपने जीवन काल का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। इसलिए, उसे जीवन का झरना प्राप्त करने के लिए अशुभ क्षेत्र में जाना चाहिए। उसने अपना जीवन काल खो दिया। जून वेटियन का चेहरा थोड़ा बदल गया। आखिरकार, जीवन काल खोना कोई मामूली बात नहीं थी। सभी ने साधना क्यों की? यह स्वाभाविक रूप से अधिक जीवन काल प्राप्त करने के लिए था। आखिरकार, अगर वे अपनी साधना पर कड़ी मेहनत नहीं करते, तो उनका जीवन काल समाप्त होने पर वे मर जाते। वह जानता था कि यांग ये ने निश्चित रूप से तारकीय तलवार आरेख का उपयोग करने के लिए किसी प्रकार की कीमत चुकाई थी, लेकिन उसने यांग ये के जीवन काल की उम्मीद नहीं की थी। जून वेतियान ने जून वेइरान की वजह से यांग ये को अपना बना लिया था। असल में, यांग ये था। यहां तक एक मूर्ख भी यह समझ सकता था कि जून वेइरान भविष्य में यांग ये के साथ होगा। इसके अलावा, यांग ये स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र की रीढ़ था। इसलिए, अगर उसके साथ कुछ हुआ, तो यह स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के लिए बेहद नुकसानदेह होगा। जून वेतियान बहुत देर तक चुप रहा, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अंधकार के जंगल की ओर जाना कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह बाहरी क्षेत्र में है। आपके पास जो ताकत है, उसके साथ वहां पहुंचना आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आपको सावधान रहना होगा। आपको येलो स्प्रिंग्स नदी से आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप इससे आगे चले गए तो आप वापस नहीं आ पाएंगे। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो जून वेइरन अत्यंत गंभीर और गंभीर लग रहे थे। यांग ये हैरान था, येलो स्प्रिंग्स नदी। जून वेतियान ने गंभीरता से समझाया, येलो स्प्रिंग्स नदी को जीवन और मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। मृत्यु इसके पार है। यह एक सीमा है, और इसके पार की हर चीज अब बाहरी क्षेत्र नहीं है। जो कोई भी नदी से होकर गुजरा है, वह कभी वापस नहीं लौटा है। येलो स्प्रिंग्स नदी। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह क्या है? यह इतना भयानक है। इस बीच, जून वेरन अचानक बोला, मैं आपके साथ क्यों नहीं चलता? नहीं, जून वेतियान ने कहा, वेरान, तुम भी ताकतवर हो, लेकिन तुम उसकी कोई मदद नहीं कर पाओगे। यांग ये और उसके 3 क्रूर जानवर किसी भी खतरे से लड़ने या भागने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर तुम उसके साथ जाते हो, तो न केवल तुम उसकी कोई मदद नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम उसके लिए बोझ भी बन सकते हो। इसके अलावा, यहाँ करने के लिए बहुत सारे काम हैं। यहाँ तुम्हारी जरूरत है। यांग ये ने जून वेतियान की ओर देखा, और फिर उसने जून वेइरान को देखा। वेइरान, अंकल सही कह रहे हैं। अगर मैं भी अपने सामने आने वाले खतरे का सामना नहीं कर सकता, तो आप केवल अपनी जान दे रहे होंगे। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मुझे बुरा लग रहा है। यांग ये ने उसका हाथ थाम लिया, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर मुझे कोई खतरा हुआ और मैं जीत नहीं पाया, तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा। मैं बिल्कुल भी जिद्दी नहीं बनूंगा। देखो, शायद बहुत कम लोग हैं जो कियोन क्यूई और मेरी गति को पकड़ सकते हैं, है ना? इसके अलावा, यह मत भूलना कि मेरे भीतर अभी भी वह साथी है। जून वेइरन का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। आदिकालीन शिवालय, यह ताओवादी वेशभूषा वाले बूढ़े आदमी का था, और केवल उस बूढ़े आदमी के प्रयास से ही जियान गुजी जैसे अद्वितीय विशेषज्ञ को मारने में सफलता मिली थी। इसलिए, ऐसे विशेषज्ञ के पास जो खजाना था, उसकी तुलना स्टेलस वॉर डायग्राम से नहीं की जा सकती थी। यह कहा जा सकता है कि आदिकालीन शिवालय ने उसके ज्ञान को पार कर लिया था। संक्षेप में, जून वेइरन को तब कोई चिंता नहीं हुई जब उसे याद आया कि आदिकालीन शिवालय यांगे के पास ही था। इस बीच, जून वेतियान ने कहा, यांगे, यह अच्छा है कि तुम इस तरह सोचते हो। जब जरूरत हो तो भाग जाना याद रखना। यह अपमानजनक नहीं है क्योंकि जिंदा रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यांगे मुस्कुराया, बेशक।
अगर वह जीत नहीं पाता तो यांग ये स्वाभाविक रूप से भाग जाएगा। वह मूर्ख नहीं था, जब वह जीत नहीं सकता था तो वह खड़ा होकर नहीं लड़ता था। अध्याय 1440 अगर प्यार है तो साथ रहो। जून वेइरन ने पूछा, आप कब जा रहे हैं? यांग ये ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं जाने से पहले एक दिन आराम करूंगा। हालांकि अभी समय की कमी थी, फिर भी वह एक दिन निकाल सकता था। जून वेइरन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यांग ये मुस्कुराया, बेशक। यांग ये ने पूरे दिन साधना नहीं की और वह बस जून वेइरन के साथ पूरे शहर में घूमता रहा। यांग ये और जून वेइरन दोनों ने शांति के इस पल का वास्तव में आनंद लिया। डॉट 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 स्वर्ग शिखर का बादल। यह स्वर्ग के बादलों के पीछे बसा हुआ था। शहर को पहाड़ के पीछे बनाया गया था। पहाड़ आसमान में ऊंचा था और नीचे से इसकी चोटी को देखना असंभव था। पहाड़ के चारों ओर बादल घिरे हुए थे, जिससे पहाड़ के असली रूप को देखना असंभव था। इससे यह काफी रहस्यमय लगता था। पहाड़ की चोटी पर यांग ये और जून वेइरन एक चट्टान के किनारे बैठे थे। उनके नीचे का क्षेत्र बादलों से भरा हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह अमर लोगों के लिए स्वर्ग है। इसके अलावा वे बादलों के माध्यम से पूरे शहर को देख सकते थे। जून वेइरन ने धीरे से कहा, मैं उनसे यहीं मिला था। यांग ये ने पूछा, कौन? उसने उत्तर दिया, दाओवादी वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी। ताओवादी वस्त्र पहने उस बूढ़े आदमी को देखकर यांग ये बहुत भावुक हो गया। दरअसल वह बूढ़े आदमी की पहचान जानने के लिए बहुत उत्सुक था। वह बूढ़ा आदमी वास्तव में कौन था? इसके अलावा वह कितना शक्तिशाली था? आखिरकार सिर्फ एक क्लोन जियान वूजी जैसे विशेषज्ञ को मारने में सक्षम था, तो बूढ़े आदमी का मुख्य शरीर कितना मजबूत होगा? यांग ये को कल्पना करना मुश्किल हो गया। इस बीच जून वेइरन ने कहा, वास्तव में अगर वह नहीं होते तो मैं अपनी वर्तमान उपलब्धियां हासिल करने में असमर्थ हो सकता था। या शायद मुझे यह कहना चाहिए कि मैं इतनी तेजी से ऐसी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उन्होंने मुझे जो मार्गदर्शन दिया वह बहुत कम समय था, और अगर यह अधिक समय तक होता तो बेहतर होता। यांग ये मुस्कुराया, वेइरान, तुमने अचानक उसका उल्लेख क्यों किया? जून वेइरन बहुत देर तक चुप रहा। भले ही तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे तुम्हारे इस अशुभ क्षेत्र की यात्रा के बारे में बुरा लग रहा है। तुम्हें पता है, एक बार जब हम साधक साधना के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हम खतरे को भांपने में सक्षम हो जाते हैं। यांग ये ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मुझे पता है कि तुम चिंतित हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बहुत दृढ़ निश्चयी हूँ। मैं हमेशा से ही बहुत दृढ़ निश्चयी रही हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन काल में अनगिनत खतरों का सामना किया है, लेकिन मैं उन सभी से पार पा गई हूँ। इसलिए तुम्हें बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जब मैं फिर से तुम्हारे सामने आऊंगी तो मैं निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। वह बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने उसकी आंखों में देखा, तुम वापस आ जाओ, तब हम शादी कर लेंगे। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। आप तैयार नहीं हैं? बेशक मैं हूं। यांग ये ने ठहाका लगाया और फिर उसने अपनी बाह उसकी कमर पर लपेट ली। उसकी हंसी खुशी से भरी हुई थी। जब भी उसके रिश्तों की बात आती थी तो वह हमेशा प्रकृति को अपने तरीके से चलने देता था। अगर उन दोनों का एक साथ रहने का इरादा होता तो वे स्वाभाविक रूप से एक साथ होते। ठीक उसी तरह जैसे वह जून वेइरन से प्यार करता था और वह उससे प्यार करती थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एक साथ हो गए। यह बहुत सीधा था। अगर प्यार है तो साथ रहो। यह बिल्कुल सरल था। बेशक दोनों पक्षों में ऐसी भावनाएं होनी चाहिए। अगर यह सिर्फ एक तरफा भावनाएं होती तो साथ रहना सिर्फ उस व्यक्ति के सपनों में ही होता। यांग ये पूरे दिन उसके साथ शहर में घूमता रहा और उन्होंने एक दिन में ही पूरे शहर का दौरा कर लिया। उन्होंने अपने रिश्ते को नहीं छिपाया और यांग ये हमेशा उसका हाथ थामे रहता था, चाहे वे कहीं भी जाते। जून वेइरन वास्तव में आराम करने और उसे अनुमति देने में सक्षम नहीं था, लेकिन यांगे को इसकी परवाह नहीं थी। उसने बस उसका हाथ थामा। अंत में उसने उसे अपनी मर्जी से काम करने दिया। यांगी के साथ उसका रिश्ता क्लाउड्स ऑफ हेवन सिटी में कोई रहस्य नहीं था। चूंकि यह ऐसा ही था, इसलिए अगर वे इसे खुलेआम प्रदर्शित भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट 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 रात। यांगे के साथ केवल ये लियून और जून वेइरन ही वॉगॉड हॉल में थे। यांगे ने उनकी ओर देखा। शायद पूर्वी क्षेत्र में अब कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र को अपमानित करने की हिम्मत कर सके। हालांकि आपको सावधान रहना होगा, खासकर गिरते आकाश के तारकीय क्षेत्र के खिलाफ। इसके अलावा डार्क हिल कॉन्टिनेंट में केवल एक ही देवता है और यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। इसलिए आपको डार्क हिल तारकीय क्षेत्र पर भी ध्यान देना होगा। वास्तव में वह स्वर्गीय दानव भेड़ियों को स्वर्गीय बादलों के तारकीय क्षेत्र में छोड़ना चाहता था, लेकिन जून वेइरन और येलियुन दोनों ने इनकार कर दिया। अशुभ क्षेत्र एक बेहद खतरनाक जगह थी, और अगर राक्षस भेड़िए यांग ये के साथ होते तो वे थोड़ा निश्चिंत हो सकते थे। आखिरकार उन दो राक्षस भेड़ियों के पास बेहद भयानक ताकत थी। येलियुन ने थोड़ा सिर हिलाया, चिंता मत करो।
हम डार्क हेल्स टेलर रीजन और क्लाउड्स ऑफ हेवंस टेलर रीजन को ठीक से मैनेज कर लेंगे। तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। बेशक, यांग ये मुस्कुराया और फिर वह जून वेइरन के पास गया और धीरे से बोला, चिंता मत करो, बस मेरे वापस आने और तुमसे शादी करने का इंतजार करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मौके पर ही गायब हो गया। इस बीच ये लियुन ने कहा, वास्तव में मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जून वेइरन ने ये लियुन को देखा। ये लियुन मुस्कुराया, अशुभ क्षेत्र बेहद खतरनाक है, लेकिन उससे निपटना भी आसान है। जरा सोचिए, क्या आपने उससे ज्यादा निर्दयी और क्रूर किसी से मुलाकात की है? जून वेइरन काफी देर तक चुप रही, फिर उसने अपना सिर हिलाया। यांग ये ने एक शहर का कत्लेआम करने की हिम्मत भी की। निश्चित रूप से ऐसे अन्य लोग भी थे जिन्होंने शहरों का कत्लेआम किया था, लेकिन उन्होंने ज्यादातर एक ही हमले में ऐसा किया था। लेकिन यांग ये ने ऐसा नहीं किया था। उसने धीरे धीरे एक एक करके सभी का कत्लेआम किया था। यही कारण था कि वह क्वैसी रिटर्नल रैंक वध इरादे को प्राप्त करने में सक्षम था। वध के इरादे को समझने का मुख्य मानदंड यह नहीं था कि किसी ने कितने लोगों को मारा, बल्कि यह था कि उसने उन लोगों को किस तरह मारा। सरल शब्दों में कहें तो यह हत्या की प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति में बदलाव ला सकती है। हालांकि अगर कोई एक ही हमले में किसी शहर को नष्ट कर दे और शहर के सभी लोगों को राख में बदल दे, तो उसके लिए वध के इरादे में अपनी उपलब्धियों को समझना या सुधारना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि इसमें हत्या की कोई प्रक्रिया नहीं थी और व्यक्ति ने कोई खून नहीं पिया था। हत्या करना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे कोई व्यक्ति अधिक से अधिक हत्या करता जाता है, उसके अपने ही हत्या करने के इरादे से भ्रष्ट होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जो लोग बिना पलक झपकाए हत्या कर सकते हैं और पूरे शहर के लोगों का कत्ल करने के बाद भी अपने इरादे से अप्रभावित रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कितना निर्दयी होगा। यांग यी एक ऐसे ही व्यक्ति थे। यांग ये जैसे किसी व्यक्ति के लिए अशुभ क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत सामान्य बात थी। जब जून वेइरन ने इस बिंदु तक सोचा तो उसके चेहरे पर धीरे धीरे नरमी आ गई। इस बीच ये लियुन मुस्कुराई, तो बस उसके वापस आने और तुमसे शादी करने का इंतजार करो। जून वेइरन ने अचानक पूछा, क्या तुम भी उससे शादी नहीं करना चाहती? ये लियुन दंग रह गई। जाहिर है, उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। जून वेइरन ने कहा, हमें जीवन में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह करते हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं, तो उसका पीछा करें। मुझे उनकी यही बात बहुत पसंद है। ये लियुन मुस्कुराई, क्या तुम्हें इस बात से ऐतराज नहीं है कि उसके पास कई महिलाएं हैं? जून वेइरन बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने जवाब दिया, उसने मेरे लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, तो उसके लिए थोड़ी सी नाराजगी क्या है? ये लियुन ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। डॉट 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 बादलों के स्वर्ग के तारकीय क्षेत्र को छोड़ने के बाद यांग ये तारकीय शहर में गया। इस बार उसका गंतव्य अशुभ क्षेत्र था। यदि वह अशुभ क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था, तो उसे पहले अशुभ शहर जाना था। यह अशुभ क्षेत्र में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता था, क्योंकि ओमिनस सिटी में एक अवरोध था और यह ओमिनस क्षेत्र में जाने का एकमात्र रास्ता था। अशुभ हमेशा अस्तित्व में नहीं था और इसे बड़ी दुनिया के शी कबीले द्वारा बनाया गया था। उसके बाद वहां अवरोध शी कबीले का था। बेशक, उन्होंने दूसरों को अशुभ क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं रोका। पहले की तरह कोई भी अंदर जा सकता था। हालांकि प्रवेश करने के लिए किसी को दिव्य क्रिस्टल का भुगतान करना पड़ता था। शुरुआत में कुछ लोग निश्चित रूप से नाखुश थे, लेकिन एक बार जब शी कबीले ने उन लोगों का वध कर दिया, तो किसी ने फिर से नाखुश होने की हिम्मत नहीं की। जहां तक उन विशेषज्ञों या शक्तियों का सवाल है, जिनके पास शी कबीले के खिलाफ जाने की ताकत थी, वे ऐसी तुच्छ बातों के लिए इसे नाराज नहीं करेंगे। आखिरकार उन्हें भविष्य में बड़ी दुनिया में जाना था। स्वाभाविक रूप से ऐसी तुच्छ बातों के लिए शी कबीले को नाराज करना उचित नहीं था। इस प्रकार जैसे जैसे समय बीतता गया, बाधा शी कबीले की संपत्ति बन गई। एक बार जब उसने आवश्यक दिव्य क्रिस्टल का भुगतान कर दिया, तो यांग ये ने टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश किया जो उसे अशुभ शहर की ओर ले गया। तारों की रोशनी ने यांग ये को घेर लिया और फिर उसे गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। थोड़ी देर बाद यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। इस समय वह टेलीपोर्टेशन मार्ग से बाहर था। यांग ये ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और फिर वह भौंचक्का रह गया, क्योंकि आसपास का वातावरण गहरे भूरे रंग की ऊर्जा से भरा हुआ था। ऊर्जा बहुत सघन थी और उसने आसपास से तारों की रोशनी को भी रोक दिया था। इसके अलावा यांग ये ने देखा कि उसके भीतर की गहन ऊर्जा अब वास्तव में सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रही थी। इससे उसकी गहन ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। यांग ये ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और फिर वह वहीं गायब हो गया। यांग ये की नज़र में एक शहर आने में काफी समय बीत गया। स्टेलर सिटी की तरह ही यह भी तारों भरे आसमान में बना हुआ था। हालांकि स्टेलर सिटी के विपरीत यह गहरे भूरे रंग की ऊर्जा से घिरा हुआ था, इसलिए यह काफी धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। इसके अलावा यांग यी ने देखा कि गहरे भूरे रंग की ऊर्जा वास्तव में उसकी दिव्य भावना में बाधा डाल सकती थी। उनकी दिव्य इंद्रियां उनसे 300 मीटर से अधिक दूर नहीं जा सकती थीं।
यह जगह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यांग ये खुद को थोड़ा गंभीर हुए बिना नहीं रह सका। उसने अभी तक अशुभ क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया था, लेकिन शहर उसे असामान्य लगा। मैं वास्तव में लापरवाह नहीं हो सकता। यांग ये एक पल के लिए मौके पर चुप रहा, और फिर वह गायब हो गया। वह तुरंत शहर में प्रवेश नहीं कर पाया क्योंकि शहर के चारों ओर एक शक्तिशाली प्रतिबंध था। स्वाभाविक रूप से उसके लिए अपनी ताकत से इसे तोड़ना संभव था, लेकिन वह यहाँ मुसीबत की तलाश में नहीं था। इसलिए जब वह शहर से 300 मीटर से अधिक दूर था, तो वह रुक गया, और फिर वह शहर के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। यांग ये कुछ दूर चलने के बाद अचानक रुक गया, और फिर उसने पीछे मुड़कर दूर की ओर देखा। 3 लोग अचानक वहां आ गए थे। जब यांग ये ने उनकी ओर देखा तो वे उसकी ओर देखने लगे। उनमें से एक ने आश्चर्य से कहा, यह आप हैं? यांग ये उस व्यक्ति की शक्ल देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसे यहाँ उस व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी। कुछ ही देर बाद यांगी के हाथ में प्राचीन म्यान आ गया, और तलवार का अग्रदूत उसमें समा गया। उसके बाद उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार के अग्रदूत की मूठ पकड़ ली। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।